स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और बाजार का मूड माहौल आज सुबह से ही बिगड़ा हुआ है। वैसे देखें तो भारी गिरावट आज आती हुई दिखी है। एक पॉइंट पर तो हमने देखा कि 17,000 तक निफ्टी फिसलते हुए दिखा। दूसरी तरफ देखें तो अच्छी बात यह है कि 17,000 का लेवल निफ्टी होल्ड करते हुए दिख रहा है और उस लो से अगर आप देखें तो करीब 100 पॉइंट्स की रिकवरी भी आपको आती हुई दिखी है। पर उन्हीं लेवल्स पर बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहा है। सुबह थोड़ी सी स्ट्रेंथ थी, उसके बाद बाजार गिरा है और वापस संभलने की कोशिश करते हुए दिखा, बट संभल नहीं पाया। बैंक्स में आज आपको ज्यादा गिरावट दिख रही है। 36,000 के नीचे बैंक निफ्टी है। अब देखते हैं क्लोजिंग का फिगर कहां पर आता है, क्योंकि आज वीकली क्लोजिंग भी मानी जाएगी और क्योंकि अब हम मंथली एक्सपायरी की तरफ भी मूड माहौल बना रहे हैं। हालांकि अभी भी थोड़ा टाइम है, बट जरूर वो भी एक फैक्टर है जो अब प्ले आउट करना शुरू करेगा। सेकंड हाफ है इस महीने का। तो आइए, आज का क्लोजिंग अहम होने वाली है। देखते हैं कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स पर रखनी है नजर। हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ने के लिए तैयार। उससे पहले इस समय की बड़ी बातें क्या है ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले 150 अंक टूटा है निफ्टी 17,100 के नीचे। अच्छी बात है कि 17,000 तक लुढ़का जरूर था, वहां से थोड़ा संभला हुआ है। बैंक निफ्टी लगातार 5वें दिन आज कमजोर है। 600 अंकों की गिरावट है और 36,000 के नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। आईटी ने जरूर आज सहारा दिया है। एक्सेंचर की गाइडेंस की वजह से भी एक बड़ा लेग अप सेक्टर को मिला है, पर बाकी सारे सेक्टर्स आज दबाव में आ रहे हैं और स्पेशली छोटे मझोले शेयर्स में तो ज्यादा गिरावट है। मिड कैप इंडेक्स आज लगातार 5वें दिन आपको टूटते हुए दिख रहा है। बैंक्स के अलावा रियल एस्टेट, इंफ्रा, एफएमसीजी और बाकी फाइनेंशियल्स, यहां पर भी 2 से 3% की गिरावट आती हुई दिखी है। और ये इसके बावजूद कि ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक हैं। कल जरूर नैस्डैक में हमने हल्की गिरावट देखी थी, बट डाउ एकदम सपाट बंद हुआ था। आज भी अगर देखें तो हल्की बढ़त के साथ ही डाउ ट्रेड कर रहा है। यूरोप भी ठीक ठाक है। इसके बावजूद हमारे बाजारों में लगातार बिकवाली का जो रुझान बना हुआ है वो अभी भी दिख रहा है। आने वाला 1.5 घंटा इंपॉर्टेंट होगा। सारे एक्सपर्ट से जानेंगे इंडेक्स पर क्या राय बन रही है, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स कौन से आ रहे हैं, अगले हफ्ते के लिए किस तरह से करनी है तैयारी। तो ढेरों बातें करनी है कवर। आइए सबसे पहले आपको बता दें कि आने वाले दिनों के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स हैं बाजार के लिए, और साथ ही आज के खबरों वाले शेयर्स भी। मानसी, वरुण दोनों हैं तैयार। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से हैं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज एचपी एडिसिव्स का आईपीओ बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड 262 से 274 रुपए का है। वहीं फुटसी रीबैलेंसिंग जो है आज की क्लोजिंग से लागू होते हुए दिखेगी। साथ ही सेंसेक्स सेमी एनुअल रिव्यू के एडजस्टमेंट्स जो है वो भी आज क्लोजिंग से लागू होते हुए दिखेंगे। इंक्लूजन जिसमें विप्रो का है, एक्सक्लूजन बजाज ऑटो का होगा। इसके अलावा अभी एक खबर आई है, अगले 4 घंटों में स्पुतनिक टीम जो है वो एक बड़ा ऐलान कर सकती है। ट्वीट कर इन्होंने जानकारी दी है। तो इस ऐलान पर करीब 5:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ऐलान होता हुआ दिखेगा, जिस पर नजर रखनी होगी। 20 दिसंबर यानी सोमवार के दिन श्रीराम प्रॉपर्टीज की लिस्टिंग होने जा रही है। प्राइस बैंड 113 से 118 जिसकी तय की गई थी। लेटेंट व्यू एंकर निवेशकों का 1 मंथ का जो लॉक इन है वो खत्म होता हुआ 20 दिसंबर को दिखेगा। सुप्रिया लाइफ साइंसेज का आईपीओ इस दिन बंद हो जाएगा। 265 से 274 इसकी प्राइस बैंड रही। वहीं वी-गार्ड 20 दिसंबर को स्ट्रैटेजिक निवेश पर एक बोर्ड बैठक करने जा रहे हैं। लिंक पेंट्स एंड प्लास्टिक लिमिटेड का नाम बदल जाएगा। लिंक लिमिटेड नया नाम होगा। 28 दिसंबर से ये लागू होगा। वहीं दौलत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का भी नाम बदल जाएगा। बदलकर दौलत एल्गोटेक ये नया नाम होगा। साथ ही अकिलिट ड्रग्स प्रमोटर को कन्वर्टेबल वारंट्स इश्यू करने पर एक बोर्ड बैठक करने जा रही थी। ये तमाम ट्रिगर्स सोमवार तक के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो तमाम ट्रिगर्स सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और लेटेंट व्यू इसकी एंकर बुक मंडे को खुल रही है, ना कि आज जैसा हमें सुबह लग रहा था। तो लेटेंट व्यू पर मंडे पर ज्यादा एक्शन है। आज वैसे स्टॉक ठीक ठाक मूव्स आपको दिखाते हुए दिखा है। आइए वरुण से जाने खबरों वाले शेयर्स भी। वरुण बताएं। ओके दीप, तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऑर्डर मिला है उसके बारे में बताता हूँ। एनबीसीसी को नवंबर के महीने में करीब 151 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। ये अपडेट इस कंपनी ने दिया है। एचएएल कंपनी को डीआरडीओ से ऑर्डर मिला है। हीट सिस्टम के लिए ये ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिला है। भारतीय एयरटेल इस कंपनी के लिए बड़ी खबर आई है। इस कंपनी ने स्पेक्ट्रम का जो बकाया था उसका भुगतान समय से पहले कर दिया है। करीब 15,520 करोड़ के आसपास का भुगतान जो है वो इस कंपनी ने कर दिया है। 2026-27 में इस कंपनी को करना था और इस भुगतान के चलते कंपनी को करीब 3,400 करोड़ के आसपास का ब्याज में फायदा होगा। तो इस कंपनी के लिए बड़ी खबर है। होम फर्स्ट यहाँ पे यूनियन बैंक के साथ इस कंपनी ने करार किया है। को लेंडिंग के लिए करार जो है वो इस कंपनी ने किया है। आरसीएफ एनपीके प्लांट लगाने के लिए मंजूरी मिली है। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर से ये मंजूरी जो इस कंपनी को मिली है और इस प्लांट को लगाने में कंपनी करीब 915 करोड़ के आसपास का खर्च करेगी। कैनफिन होम्स लॉन्ग टर्म रेटिंग जो है AA से बढ़ाकर AA+ कर दी है इंडिया रेटिंग्स ने। और एविएशन कंपनीज के लिए डेटा आया है डीजीसीए की तरफ से। नवंबर में एयर पैसेंजर ट्रैफिक जो है
वो 63 लाख से बढ़कर 1 करोड़ तक पहुंच चुका है और इंडिगो ने नवंबर में मार्केट शेयर गेन किया है 53.5 से बढ़कर अब ये 54.3 आ चुका है। स्पाइसजेट का अगर आप देखेंगे तो नवंबर में मार्केट शेयर जो है 9% से बढ़ के करीब 10.3% के आसपास आ चुका है। कुछ ब्लॉक डील्स हुई है जिसमें विप्रो में 7 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं और इन्फोसिस में 6,30,000 शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। बड़े सौदे होते हुए दिख रहे हैं। विप्रो ऑफ कोर्स मंडे से इसकी सेंसेक्स में एंट्री होने वाली है, तो उसकी तैयारी थोड़ी फंड्स की तरफ से आई थिंक वरुण आती हुई दिख रही होगी। और बजाज ऑटो में भी आई थिंक कुछ रीबैलेंसिंग फिर हुई होगी क्योंकि ये बाहर जा रहा है। तो हम एक दो चीज़ और, सुप्रिया लाइफ 3.84 टाइम्स भरा है और एचपी एडिसिव्स 13.57 टाइम्स कुछ भर चुका है अब तक। जबरदस्त सब्सक्रिप्शन, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। और अनिल जी ने कहा भी है कि अच्छे लिस्टिंग गेन्स आपको यहाँ पर आ सकते हैं। थोड़े हाई रिस्क निवेशक हैं बट ऑफ कोर्स बढ़िया लिस्टिंग गेन्स आपको वहाँ पर आते हुए दिखेंगे। तो आईटी बाजार को संभाले हुए दिखा है बट बाकी सेक्टर्स में आ रही है बिकवाली। आइए, हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी हैं तैयार इस समय। राकेश जी, कुणाल जी, वागले साहब, सुमित जी, विश्वेश जी, किरण जी एंड ऑफ कोर्स आशु मदान भी हैं शो में जुड़ते हुए। ट्रेडिशन रोज की तरह फॉलो करना जरूरी है। बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। आफ्टरनून दीपांशु, आफ्टरनून अनिल जी। पहले तो ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स को अभी एक 5 मिनट पहले दिया है। स्टॉक है LTI, थोड़ी से लेवल ऊपर आ गए। हमने 711020 के बीच में दिया है, अभी 7145 के आसपास है। मुझे लगता है ये 7250 तक, यहाँ से भी एक 100 रुपये की अप मूव इसमें आनी चाहिए, तो यहाँ पर बाय करें। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 7070, आपका टारगेट होना चाहिए 7250। ओके, तो L&T इन्फोटेक एक और आईटी स्टॉक आपके लिए जो आपको रेडार पर रखना है, इसी पर आपको रखनी है नजर। एक बार जरा हिंडाल्को पर भी रखें नजर। खबर आती हुई दिख रही है हाइड्रो कंपनी, हाइड्रो नाम की एक कंपनी है, उसके एल्यूमिनियम कारोबार का इन्होंने अधिग्रहण किया है, तो ये खबर आती हुई दिख रही है। थोड़ी डिटेल्स निकालने की कोशिश करेंगे कि किस वैल्यू पर ये एक्विजिशन किया गया है और ऑफ कोर्स किस तरह का इंटीग्रेशन होगा। बट हिंडाल्को भी रेडार पर आते हुए दिख रहा है इस समय। हाइड्रो नाम की एक कंपनी है, उसके एल्यूमिनियम कारोबार का इन्होंने अधिग्रहण किया है। किरण जी, जरा हिंडाल्को का चार्ट देखें सर, और खबर पर थोड़ा रिएक्ट भी करते हुए डेज हाई पर आते हुए दिख रहा है। हिंडाल्को में अच्छा खासा, पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून, अच्छा खासा कल का करेक्शन के बाद वापस एक बार यू टर्न लेते नजर आ रहे हैं। और कल भी हम बात कर रहे थे कि 450 का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, ये टूटना नहीं चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। आज इनिशियली थोड़ा सा नीचे गया मार्केट के साथ, पर वापस एक बार 450 रीगेन करता नजर आया। मेरा मानना है कि अगर 450 होल्ड करता है तो मुझे लगता है कि 465 तक के लेवल्स इनिशियली देखने को मिल जाने चाहिए, जो कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। उसके बाद एक बड़ा वाला ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए 465 यानी इधर से लगभग 2-2.5% का अपमूव अभी भी बाकी है। स्टॉप लॉस आपका 450 के नीचे रहना चाहिए। बिल्कुल, तो हिंडाल्को पर रखिए नजर। अभी जो खबर आ रही है उस पर स्टॉक भी आपको रिएक्ट करते हुए दिख रहा है। बट बाजार में है वीकनेस और बाजार पर आशु सर का भी व्यू लेना है। उससे पहले एक बार जरा बैंक निफ्टी पर विश्वेश जी से भी मैं लेवल्स जान लूं। विश्वेश जी, 36,000 के नीचे ही लगभग पूरा दिन बैंक निफ्टी ने बिताया है। अच्छी बात है कि वहां से और फॉलो ऑन सेलिंग नहीं है, 36,900 के आसपास है। बट बैंक निफ्टी पर क्या राय निकल कर आ रही है और इस समय लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है विश्वेश जी? गुड आफ्टरनून दीपांशु। मेरे हिसाब से देखिए, बैंक निफ्टी में कल के दिन में जो ब्रेकडाउन था दैट वाज अ साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट था और रिलेटिव टू निफ्टी ये काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है। मेरा पर्सनल ये मानना है कि 36,000 के ब्रीच होने के बाद अब जो अगला लेवल है वो 35,500 है, जो शायद बहुत दूर ना लगे, लेकिन बायस अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। इनफैक्ट 35,500 के नीचे अगला लेवल 34,000 आता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बॉटम फिशिंग की तो सलाह नहीं रहेगी। ऑन दी अदर हैंड अगर पुल बैक आता है तो मुझे नहीं लगता है कि 36,200 के ऊपर एनीवे जाना चाहिए। तो 3600 के आसपास शॉर्ट भी करना चाहिए दीपांशु। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है इनहेरेंट वीकनेस इज प्रीकर्सर टू सम मॉनेटरी एक्शन एट आर एंड ऑल्सो, क्योंकि कल जो ग्लोबल मार्केट्स में रेट हाइक दिखा गया है बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा, आई थिंक मार्केट इज एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ दैट थिंग। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी बेरिश है, राइस सेल ऑन राइस का सिचुएशन है फिलहाल। ओके, तो फिलहाल मूड माहौल पूरा का पूरा सेल ऑन राइस का ही है। आशु सर भी है हमारे साथ तैयार। आशु सर,
ऊपरी स्तरों पर 17,500 17,600 तो क्रॉस नहीं कर पाए। लास्ट टाइम 16,800 के करीब सपोर्ट लिया था, वहीं पर जाते हुए देख रहे हैं इस समय बाजार को, क्या रहा है सर? दीपांशु, पहले तो मैं आई मीन इन कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट विश्वेश वाज सेइंग कि तो मैं बहुत दिनों बाद, मतलब कुछ टाइम के बाद विश्वेश और मेरा व्यू बिल्कुल मिला है। और दीपांशु, अगर आपको ध्यान हो बैंक निफ्टी का, मैं पिछले 1-1.5 महीने से, और आई थिंक मैंने शायद ये हार्श वर्ड भी यूज किए थे कि बैंक निफ्टी का तो कोई माई बाप ही नहीं है। तो दीपांशु, मुझे ये 34,000 की तरफ बैंक निफ्टी दिखता है जाता हुआ। जाए नहीं जाए इंपॉर्टेंट नहीं है दीपांशु, लेना नहीं है। सो एज ए डिसिप्लिन कि पिछले दिनों में कितने ही बैंक्स, कितने पीएसयू बैंक्स में उठा पटक हुई, उतार चढ़ाव आपकी लैंग्वेज में हुए, लेकिन आई डिडंट गेट कैरिड अवे। चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे वो एक्सिस हो, चाहे वो कोटक हो, कि अपने को लेना नहीं है, मतलब दूर बैठ के देखना है, क्योंकि वो ट्रैक्शन ही नहीं दिख रही कि कहीं से बड़ा पैसा बन जाएगा। हाँ, अगर 2-5 रुपए की किसी को जॉबिंग या ट्रेडिंग करनी हो तो बात अलग है, लेकिन उसमें भी फिर देखिए दीपांशु, 490 के ऊपर स्टेट बैंक ने कितना स्ट्रेंथ दिखाया, आज 472 हो गया। अब दीपांशु, प्रॉब्लम क्या आ गई है कि अब आप फैग एंड ऑफ द एक्सपायरी आ गए, आज के बाद 8 दिन ऑफ एक्सपायरी आ गए। 90% ऑफ स्टॉक्स में आप स्टक हो चुके हैं, इंक्लूडिंग जो मुझे अच्छा लगता था रिलायंस के, कल भी एक बहुत अच्छी क्लोजिंग देके गया, लेकिन टेक्निकली उसमें स्टॉप लॉस हो चुका है। वो बात अलग है कि हम ट्रेड को रिपेयर करते हैं, कॉल पे कॉल बेचने जाएं, बट जितना फिरोशियस फॉल है दीपांशु, ये कंफर्ट तो नहीं देता। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, पिछली बार शायद मैंने थोड़ा एग्रेसिवली बोल दिया था तो कुछ लोग हर्ट हो गए थे, बट 16,900 17,000 से 2 बार मार्केट पिछली बार पलटा है और एक बार तो फिरोशियस मूव भी दी है। तो मुझे लगता है कि निफ्टी में 16,900 और 17 पे फ्रेश सेलिंग नहीं करनी चाहिए। बट लेने का दीपांशु, अगर कुछ चीज अच्छी लगती है ना, लेने का मन तो है ही नहीं, क्योंकि और नई चीजें फंस रही हैं। आप देखिए टाटा पावर एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट क्या हुआ कि जो एक अच्छा स्टॉक था वो पिट गया, और बाकी स्टॉक्स भी अब आप देखते जाए एक एक करके कैसे। तो अब अगले 8 दिन में अब सेंटा क्लॉज ही आए, अगर मुझे निकाल के जाए, अगर मैं स्टक हूं तो बात अलग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब एग्जिट मिलेगा। अब वो बाउंस बैक के लिए ट्रेडिंग करें, नीचे में कुछ ना कुछ ट्रेड जरूर बनेंगे, और मैं भी आपको एक ट्रेड दूंगा भी, और वो लॉन्ग साइड का होगा। बट ओवरऑल जो स्कीम ऑफ थिंग्स है दीपांशु, जो मैं बार बार मतलब रिपीटेडली बोल रहा हूं कि लेने में कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, ऊपर में निकलने की कोशिश करो। ये ओवरऑल यूफोरिया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके चलते कुछ मिलेगा नहीं। बट यस, इस बार हम थोड़ा सा वो रखेंगे, क्योंकि जब मैं बोलता हूं कि ये आखिरी पड़ाव है 16,900 700 17,000, इसको टूटने के बाद 16,500 16,200, तो सब सोचते हैं 16,200 की कॉल दे दी मैंने। ऐसा नहीं है, मतलब वो टूटना बहुत जरूरी है। बट हैविंग सेड दैट, बैंक निफ्टी में तो दीपांशु सेम वर्ड्स, कोई माई बाप ही नहीं है। तो मतलब कुछ अगर बैंक को छोड़ के, तो एक दीपांशु, ये बैंक निफ्टी की स्टेटमेंट के बाद ही मेरे पास एक कॉन्ट्रा ट्रेड है बैंक निफ्टी के लिए, सॉरी एक बैंकिंग स्टॉक के लिए। अगर आप कहते हैं तो मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। 2 मिनट में आ रहा हूं सर आपके पास, आपकी स्ट्रैटेजी भी लेता हूं, क्योंकि एक खबर आ गई टाटा मोटर्स पर, इस पर एक व्यू लेकर आपके पास आता हूं स्ट्रैटेजी के लिए। महाराष्ट्र सरकार के साथ करार किया, अभी जो हम बात कर रहे थे और हमारी बात भी हुई है ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी के साथ, थोड़ी देर में उनके साथ जो इंटरव्यू है उस पर भी बताएंगे। व्हीकल स्क्रैपिंग के लिए 15 सेंटर्स लग चुके हैं, 16वां सेंटर लगने वाला है, और ये करेगा टाटा मोटर्स। महाराष्ट्र सरकार के साथ व्हीकल स्क्रैपेज यूनिट लगाने के लिए इन्होंने करार किया है। ये फिलहाल खबर आपको आती हुई दिख रही है, तो देखना जरूरी है। प्लांट की सालाना रिसाइकलिंग क्षमता 35,000 यूनिट्स होगी, तो बड़ी क्षमता वाली ये यूनिट लगाई जा रही है टाटा मोटर्स की तरफ से। ये आपको खबर है, हम ऑलरेडी बात करके बता चुके हैं कि इस बड़े फोकस एरिया में सरकार की तरफ से कदम आ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, और टाटा मोटर्स भी इसमें जुड़ रहा है। कुणाल जी भी है हमारे साथ शो में। कुणाल जी, मॉर्निंग में आपको मिस किया सर, गुड आफ्टरनून। बताएं, टाटा मोटर्स फिलहाल तो ऑफकोर्स कमजोर है, बट चार्ट्स क्या कह रही हैं? देखिए दीपांशु, एक ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आ रहा है। टाटा मोटर्स ने अपने एक मेजर एज को भी अभी पार किया है नीचे की ओर, और साथ में अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर भी कोई बहुत ज्यादा एश्योरिंग नहीं है। तो मुझे लगता है, देखिए पहली बात तो खरीदारी करने की तो यहां पर कोई राय नहीं है, लेकिन एक सपोर्ट मुझे नजर आता है 460 रुपए के आसपास, अभी 475 के आसपास है। तो यहां से 15 रुपए की गिरावट और मुमकिन है। इस खबर के चलते हो सकता है थोड़ा बहुत उछाल बन जाए, लेकिन उसके लिए मेरी खरीदारी की राय नहीं। मुझे लगता है कि स्टॉक 460 से लेकर के 500 के रेंज में कुछ समय बिता सकता है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच करें, आराम करें, और उसके बाद ब्रेकआउट आए 500 के ऊपर तब खरीदारी करें। फिलहाल तो उछाल के मूड में दिख नहीं रहा है टाटा मोटर्स, बट ऑफ कोर्स खबर आपको आती हुई दिख रही है। देखते हैं किस तरह का फोकस रहेगा। आइए बिगुल आशु सर के लिए स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु जी। दीपांशु, उससे पहले सिंस टाटा मोटर की बात हो रही थी, तो इस पे भी मैं कई बार अपनी राय दे चुका हूं कि ये 500 के ऊपर डिलाइट था सबका,
और मतलब अच्छा लगता था। लेकिन तो टाटा मोटर, टाटा पावर, टाटा कैम, कोई भी स्टॉक दीपांशु लगाओ, मुझे मतलब देखिए दीपांशु में पिछले 2-3 बार से कहता है इंडेक्स में तो बिल्कुल मुझे कुछ मतलब कोई दिखता ही नहीं था कि तेजी का कारण है। हाँ, लगता था कि कहीं अगर स्टेबिलिटी आनी है या थोड़ा सा मैनेजमेंट होता है तो उसमें कुछ स्टॉक होंगे। तो अभी भी मैं मतलब रीट्रेड करता हूं क्योंकि मुझे अपने कॉल्स का अपडेट जरूर देना है। एलएनटी मुझे अभी भी पोजीशन लगता है और पिछले आधे घंटे में भी अभी ने एक मूव देखी है। तो अगर हमने जिसको डिलीवरी के लिए दिया है, हम एलएनटी के लिए बोलते हैं कि लेके रखना चाहिए। और रिलायंस एक ऐसा ट्रेड है जो दीपांशु जो टेम्परेरी ठीक होने के बाद आज खराब हुआ है, बट उसमें हम ट्रेडिंग मतलब देखिए इसीलिए कहते हैं कि मार्जिन जरूर होना चाहिए कि ट्रेड को रिपेयर कर सके। अब दीपांशु सारी बैंक निफ्टी खराबी के बाद अगर आज एक स्टॉक जो रेजिलियंस दिखा रहा है ना, मुझे लगता है कि अगर किसी को बाउंस बैक करना है, अगर किसी ने नहीं किया हुआ, वैसे तो दीपांशु मेरे लिए कहना बहुत आसान है कि करना, क्योंकि पहले जो पुराने हाथ में शेयर फंसे हुए हैं, पहले पोजीशन है उनसे निकलना बहुत जरूरी होता है। बट सिंस अगर किसी को कोई फ्रेश करना है तो दीपांशु आईसीआईसीआई बैंक की 710 रुपए की कॉल लेनी चाहिए और 750 की 2 कॉल बेचनी चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक में आज बाकी बैंक्स के चलते और ऊपर से थोड़ा करेक्ट भी हुआ है और नीचे से भी आया था, बट दीपांशु ट्रेड प्योरली एंड प्योरली ऑप्शन के थ्रू है। जैसे मैंने बोला रिलायंस भी हेज है, ये ट्रेड प्योरली ऑप्शन के थ्रू है। अगर ऑप्शन के बिना करेंगे तो ये मार्केट आपको सोने नहीं देगी। अगले 8 दिन बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं, इन द सेंस कि आज भी अगर दीपांशु जिस तरह का मार्केट सुबह खुलते ही, आप इंपॉर्टेंट चीज देखिए, कल वीकली एक्सपायरी थी, तो वीकली एक्सपायरी के बाद काफी सारे ऑप्शन डेटा कम हो जाते हैं और ऑप्शन में जो कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग या टम्बलिंग होनी होती है वो कम हो जाती है। लेकिन आज सुबह से जिस तरह से सेलिंग हुई तो मुझे लगता है कि आज भी एफआईज की बड़ी सेलिंग फिगर आएगी। बट इफ समबडी वांट्स टू डिफाई द लॉजिक एंड प्ले द कॉन्ट्रा ट्रेड, देन आईसीआईसीआई बैंक 710 की कॉल लेनी है, 29 रुपए के अराउंड चल रही है, और 750 की 2 कॉल बेचनी है जो कि 7 रुपए के अराउंड चल रही है। ये कॉस्ट आएगी आपकी 15 रुपए, मतलब आप 725 रुपए में आईसीआईसीआई बैंक ले रहे हैं। अभी फ्यूचर का 733 का भाव है, आप 700 इसमें 780 रुपए तक सेफ है, 75 तक। तो मुझे लगता है कि इस रेंज में अगर आईसीआईसीआई बैंक एक सेफ सौदा है अगर किसी को करना चाहिए, बट ओवरऑल इंटरेस्ट नहीं है। बट दीपांशु में बहुत एग्रेसिवली सेलिंग नहीं कर सकता कि 16,900 17,000 पिछली बार भी एक मूव आया था, वो मूव टेम्परेरी था, धोखा दिया उसने, डबल धोखा दिया उसने कि उल्टा और लोग फंसे कि फिर वो 18,000 की होप खड़ी हो जाती है, उसके चलते और ट्रैपिंग होती है। नहीं तो सेल ऑन राइज में आदमी पक्का सोचता है कि नहीं इस बार तो राइज होगी तो मैं बेचूंगा, बट अगेन यू गेट ट्रैप्ड इनटू दैट यूफोरिया। तो मुझे लगता है कि पता नहीं जाता है कि नहीं जाता, क्योंकि प्रॉब्लम इज द टाइमिंग ये हो गया, हम फैग एंड ऑफ एक्सपायरी आ गए हैं। अब कुछ लोग तो ये भी अगले हफ्ते से एफआई छुट्टी पे चले जाएंगे और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बाजार संभाल लेंगे और हम एक अप मूव देखेंगे। बट उस होप में अगर किसी ने प्रीएम्प्टिव बाइंग कर ली हो तो दीपांशु आज वो कहां ट्रैप हो गया होगा। और लास्ट टाइम भी अगर याद हो आपने, जब वो एक शेयर था कि एफआईज गए हैं लेकिन लैपटॉप साथ लेके गए हैं, तो ऐसा नहीं अगर उन्होंने बेचना होगा तो वो गोवा में बैठ के भी बेच लेंगे अगर बेचना होगा तो दीपांशु मतलब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जस्ट बी वेरी लाइट, क्योंकि और ये डिफिकल्ट जोन है ट्रेडिंग का। दीपांशु आप ट्रेडिंग आसानी से नहीं कर सकते। मुझ जैसा कोई रोज आएगा, मैं आऊंगा रोज, कभी बाय बोलूंगा, कभी सेल बोलूंगा, कभी बोलूंगा स्टॉप लॉस हो गया, बट एंड में कुछ आनी जानी नहीं हो रही है। सो आई थिंक इट इज ए डिफिकल्ट मार्केट। तो जो कल अनिल जी बहुत अच्छी चीज बोल रहे थे कि इंपॉर्टेंट इज नोटा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो कि दीपांशु जब किसी का लॉस होता है तो वो उसी ट्रेड से या और ज्यादा ट्रेड करके कुछ रिकवर करने की कोशिश करता है। बट आई थिंक कई बार मार्केट ऐसी होती है कि कुछ ना करो तो आप ज्यादा बच के रहोगे, जितने लॉस से शांति रखो और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ट्रेंड जब ऊपर होगा ज्यादा पैसे तभी बनते हैं दीपांशु सबके। नोटा वाला मार्केट है इस समय, आराम से बैठिए, एफआईएस छुट्टी पर जाने, थोड़ी छुट्टी आप भी ले लीजिए, एंजॉय करिए। मार्केट का एक्शन उतार चढ़ाव वाला है और जैसा आशु सर कह रहे हैं ट्रेडिंग पोजीशंस में दोनों तरफ का मूवमेंट हो सकता है। तो स्प्रेड के जरिए आईसीआईसीआई बैंक पर आशु सर की कॉल आती हुई दिख रही है। आइए देखते हैं किरण जी की कॉल कहां पर है। बिगुल किरण का कमाल। बताएं किरण जी। एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी सजेस्ट कर रहा हूं। इसका लॉजिक ये है कि हमने पिछले लगभग 4 महीने से जो अप ट्रेंड था उसका ब्रीच होते नजर आ रहा है, और स्टॉक का नाम है बाटा का पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह है। 1880 का इन द मनी पुट ऑप्शन जो कि अभी 46-48 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 37 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 80 रुपीज का टारगेट रहेगा, यानी लगभग डबल हो जाएगा प्रीमियम इधर से। तो ये पुट बाय करने का लॉजिक इस तरीके से है कि पहले तो मेट्रो शूज का आईपीओ आया था, इसके वजह से इसमें एक पुल बैक आया था, नहीं तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक था, और अभी उसकी लिस्टिंग होगी और उसमें सब्सक्रिप्शन भी ज्यादा नहीं हुई है, और जो अभी को मल्टीपल बॉटम्स के जो लेवल्स है वो भी ब्रीच होते नजर आ रहे हैं।
तो सब मिला के एक मंडे ट्यूसडे तक हमें 1800 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। उस लिहाज से मेरा मानना है कि कैजुअली आपको 80 का प्रीमियम देखने को मिलेगा। तो मंडे ट्यूसडे के वक्त के लिए आपको पुट ऑप्शन बाय करना है 1880 का, और स्टॉप लॉस 37, टारगेट 80 का। कितने पे मिल रहा है किरण जी इस समय पुट ऑप्शन? 46, 47, 48 हो गया अभी। ओके, तो 48 पर आपको मिल रहा है, 80 का टारगेट है, 37 का स्टॉप लॉस है। ये राय आ रही है। बाटा 1880 का पुट खरीद कर जाएं, ये किरण जी आपको कह रहे हैं। 1800 तक स्टॉक फिसलते हुए किरण जी को दिख रहा है। तो वीकनेस इस समय बाटा में भी आती हुई दिख रही है। कंजम्पशन स्टॉक्स भी वीक हो ही रहे हैं, कुछ होल्ड आउट नहीं है। फाइजर में थोड़ा मूवमेंट आया है, नजर रखिए इस पर, हल्की खरीदारी है। नीचे से अतुल लिमिटेड थोड़ा एक्शन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, और इसके अलावा IT स्टॉक्स ही हैं जो थोड़ा सहारा दे पा रहे हैं। अदरवाइज बाजार में मूड माहौल काफी बिगड़ा हुआ इस समय लग रहा है। चलिए, बाजार का मूड माहौल तो बिगड़ा हुआ है, बट और क्या हो रहा है इकोनॉमी में ये भी जानना जरूरी है। और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड सामने आया है, आइए जानते हैं इसके बारे में आशीष के साथ। आशीष, बताइए किस तरह का ट्रेंड आ रहा है गाड़ियों की बुकिंग में? दीपांशु, कैंसिलेशन को एक ट्रेंड आया है कि कैंसिलेशन अगर आप देखें तो रिकॉर्ड स्तर पर चल गए। मैं एक इंडस्ट्री के जानकार से बात कर रहा था तो बता रहे थे कि हर महीने अगर आप देखें तो करीब 40 से 45 हज़ार की जो गाड़ियों की बुकिंग है वो कैंसिल होती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल क्योंकि जैसे लगातार हम आपको अपडेट्स देके बता रहे कि जो चिप शॉर्टेज है उसके चलते प्रोडक्शंस पर इम्पैक्ट पड़ा है। गाड़ियों की बुकिंग तो हो रही है लेकिन डिलीवरी नहीं हो पा रही, और इसके चलते देखें तो करीब 5 से लेकर 5.5 लाख वाहन ऐसे हैं जिनकी बुकिंग तो हो चुकी है लेकिन डिलीवरी नहीं हो पाई है। इसके चलते इंडस्ट्री को काफी बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि अब क्या कर रहे हैं ग्राहक जो है कैंसिल करते जा रहे हैं लगातार, क्योंकि वेटिंग पीरियड इतना लंबा हो गया। जो भी जितनी भी पॉपुलर गाड़ियां हैं, एक तो 3 से 4 बार अगर आप देखें तो पिछले कई महीनों में कीमतें बढ़ चुकी है। मिसाल के तौर पर मैं देख रहा था कि महिंद्रा थार की जो कीमतें हैं उसमें 3 लाख का इजाफा देखने को मिला है, जो ओरिजिनल प्राइस था, लॉन्च प्राइस है, और वहां से अब तक 3 लाख कीमतें बढ़ चुकी हैं। और इसके बाद जो वेटिंग पीरियड भी अब निकल के आता है वो करीब 9 से लेकर 12 महीने का है। और काफी बार ये भी डीलर्स कह रहे हैं सामने से कि 12 महीने के बाद भी हो सकता है कि आपको कुछ महीने इंतजार करना पड़े। बुकिंग का कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो काफी सारे जो ग्राहक है ना, जो थोड़े से चालाक है, वो क्या कर रहे हैं, मल्टीपल डीलरशिप के पास जाके गाड़ियों की, एक ही गाड़ी की मल्टीपल जगह पर बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि बुकिंग के लिए तो आपको 25 से 50 हज़ार रुपए देने होंगे। तो इसके चलते काफी जो इंडस्ट्री के जानकारी से ऐसे इंटरप्रेट करके देख रहे हैं कि बुकिंग्स बहुत जबरदस्त आ रही हैं लेकिन डिलीवरी नहीं हो पा रही, लेकिन बुकिंग्स में भी डुप्लीकेट काफी ज्यादा है। तो इंडस्ट्री के लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है, और आगे जाकर अगर ये जो सिचुएशन है नॉर्मलाइज नहीं हुई तो आगे जाकर बिक्री पर भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इंट्राडे ट्रेड्स हो रहे हैं, कोई डिलीवरी लेकर जा नहीं रहा है, वैसा लग रहा है यहाँ पर। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो जो एक्चुअल फिगर्स हैं उस पर हम भरोसा ही नहीं कर सकते, बुकिंग फिगर्स अगर आप देखें तो, क्योंकि काफी सारी जो मिड रेंज की गाड़ियां होती हैं उनमें सिर्फ आपको 20 से 25 हज़ार रुपए जो है वो बुकिंग के लिए देने होते हैं। उसमें भी डीलर आपको ये कहता है कि आपने अगर बुकिंग कैंसिल की तो आपके 2,500 या 3,000 रुपए कटेंगे। करेक्ट। तो सब उसके इंतजार में कि जो डीलर सबसे पहले दे देगा मैं उससे ले लूंगा, बाकी की जो बुकिंग्स है कैंसिल कर दूंगा। पर इसमें अच्छी बात है कि डिमांड है, डिमांड सप्लाई उतना अच्छा नहीं है, बट डिमांड एटलीस्ट है। 3-4 बार प्राइस हाइक होने के बाद भी डिमांड अभी भी स्ट्रांग है, और लोगों को गाड़ियां चाहिए, मिल नहीं पा रही है। इंटरेस्टिंग ट्रेंड आप लेकर आए आशीष। चलिए, ऑटो स्टॉक्स पर रखिए नजर। फिलहाल ऑफ कोर्स काफी भारी वीकनेस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, बट एटलीस्ट डिमांड है। सप्लाई की परेशानियां हैं, और हमने मारुति से भी कमेंट सुने हैं, लगातार उनके प्रोडक्शन पर भी इसका असर रहा है। बाकी ऑटो कंपनीज की भी परेशानी है। एक बार जरा मारुति पर राय भी ले ली जाए बंसल जी से। बंसल जी, एक पॉइंट पर अच्छा मूव आ रहा था, 7700 के पार जाने के लिए तैयार था, पर वहां से काफी शार्प रिवर्सल हुआ है, 400 रुपए गिर चुका है उन लेवल से। क्या राय है सर मारुति के चार्ट पर? देखिए दीपांशु, आज के सत्र में ट्रेडिंग सेशन में 7400 के लेवल्स को स्टॉक ने तोड़ा है, नीचे में एक नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ है। तो एज ऑफ नाउ दीपांशु कोई नई खरीदारी की राय नहीं है, वेट एंड वॉच करना चाहिए। कुछ दोबारा से पैटर्न इमर्ज होगा बाइंग या सेलिंग का, तब देखेंगे। एज ऑफ नाउ 7400 के ब्रेकआउट के बाद ऑलरेडी 120-130 रुपए का डाउन मूव आ चुका है। तो अब यहाँ पर फ्रेश कुछ करने की राय नहीं है। जिन्होंने बेचा हुआ है ऊपर में वो शॉर्ट पोजीशंस को होल्ड करें। तो शॉर्ट पोजीशंस को होल्ड करें मारुति पर अगर आपने बेचा हुआ है इस काउंटर को। एक और काउंटर जहां पर बड़ा ब्रेकडाउन आ जाए है, सुमित जी BHEL के चार्ट देखें सर। 7% की गिरावट एक ही दिन में। कल इनफैक्ट कल क्लोजिंग में आई थिंक थोड़ी इसमें रिकवरी भी आती हुई दिखी थी सर, पर जिस तरह से आज रिवर्सल हुआ है, क्या समझे BHEL में सर? बिल्कुल दीपांशु, थोड़ा सा ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, और पिछले 5 से 7 दिनों के लो ब्रेक हो रहे हैं। 200 DMA के पास है। शायद हो सकता है कि 60 के नीचे क्लोजिंग आती है तो स्टॉक के लिए और गिरावट फिर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 57 रुपए से लेके 56 रुपए तक के लेवल BHEL के अंदर देखने को मिल सकते हैं।
लॉन्ग पोजीशंस फिलहाल अवॉइड करना होगा। स्टॉक का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है और यहां से और नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और दीपांशु यहां पर एक बिगुल भी। सुमित के सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु सेल साइड का स्टॉक आया है, स्टॉक के अंदर वीकनेस देखने को मिल रहा है। स्टॉक का नाम है डाबर। 564 565 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक पिछले 5 दिनों से कंटिन्यूसली गिरावट दिखा रहा है। स्टॉक 200 डीएमए लेवल्स के नीचे आ चुका है। मेरे को लग रहा है डाबर में यहां से गिरावट और देखने को मिलेगा। 574 का या 575 का ऊपर में रेजिस्टेंस है। 574 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के बेचे। डाबर के अंदर नीचे में मेरे को लग रहा है 555 रुपए से लेके 550 रुपए तक के लेवल ट्रेडिंग के लिहाज से 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 555 550 ये 2 टारगेट्स के लिए डाबर को यहां पे सेल करें। ओके तो एक और सेल कॉल और एक और कंजम्पशन रिलेटेड सेल कॉल आपको आती हुई दिख रही है। डाबर, इस पर सुमित जी का भरोसा नहीं है, गिरावट के लिए हो रहा है तैयार। सरप्राइजिंगली इमामी आज होल्ड आउट कर रहा है ट्रेड में। कंजम्पशन की अगर बात करें, इमामी होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। गॉडफ्रे फिलिप्स होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ा एक्शन बना हुआ है। डीसीएम श्रीराम में खरीदारी हो रही है। हनीवेल ऑटो में भी अच्छा एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। तो चुनिंदा स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन है और एक तरह की बास्केट बाइंग भी कुछ काउंटर्स में आ रही है, जिसके बारे में थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। बट बाकी मार्केट में आपको दबाव बना हुआ है। कंजा नेरोलैक, इस पर भी आप पॉजिटिव एक्शन देख रहे हैं। 2% ऊपर ये काउंटर होल्ड करते हुए दिख रहा है। कुणाल जी जरा इसका चार्ट देखें और लगभग डेज हाई के करीब है। बिल्कुल दीपांशु, देखिए कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आमतौर पर बाजार से बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं होते हैं और उनमें आपको कुछ हल्की फुल्की बाइंग देखने को मिल रही है और ये स्टॉक भी काफी अरसे से कंसोलिडेट कर रहा है। इसमें कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। मेरी राय में देखिए बिल्कुल भी आज के मूव से प्रभावित होकर बाय नहीं करना है। जिनके पास है वो जरूर बने रहें। ये ट्रेडिंग के लिए ठीक नहीं है, निवेश लायक शेयर है और अगर निवेश है आपका लंबी अवधि का तब तो कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल बने रहें। लेकिन ट्रेडिंग इसमें अवॉइड करनी चाहिए और इन स्तरों पर स्टॉक में वेट एंड वॉच करें। नई खरीदारी की राय नहीं। नई खरीदारी की राय इस समय बाजार में मुश्किल होगी आनी। देखते हैं थोड़ी देर में सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आज नोटा को ऑप्शन लेते हैं या फिर सेठी साहब को भी कुछ काउंटर्स हैं जो पसंद आए होंगे। बट बाजार ऑफ कोर्स कमजोरी वाला आपको दिख रहा है। वरॉक इंजीनियरिंग, ये भी एक और काउंटर है जहां पर आपको थोड़ी थोड़ी खरीदारी आती हुई दिख रही है। स्टरलाइट टेक पर भी रखिए नजर, इस पर भी थोड़ा एक्शन है। कुछ कैश मार्केट के काउंटर्स हैं जहां पर थोड़ा एक्शन बना हुआ है। बंसल जी, स्टरलाइट टेक को जरा देखें। देखिए दीपांशु, इसको हम रेगुलरली बताते आए हैं कि स्टॉक में अगर आप देखें तो टेक्निकली स्ट्रक्चर अच्छा है, बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। आज भी ये देखें तो निचले स्तरों से एक अच्छी बाइंग इसके अंदर आई है, तो करेक्शंस पर खरीदारी की राय होगी। अगर जिस तरीके की मार्केट की वीकनेस है 275 280 के प्राइस मिल जाए तो अच्छे स्तर हैं, उन स्तरों पे यहाँ पे डिलीवरी में बाइंग की राय होगी। तो डिलीवरी के लिए बाइंग करके चलें। स्टरलाइट टेक, ये भी एक काउंटर है जहां पर आपको थोड़ा मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। हल्के हल्के मूव्स हैं। सुंदरम फास्टनर्स, जरा इसको भी पुल अप करिए। इस पर भी थोड़ा एक्शन आया है, 1.5% ऊपर और इनफैक्ट डेज हाई पर सुंदरम फास्टनर्स आपको आते हुए दिख रहा है। कुछ तो रोटेशन चल रहा है बाजार में, कैश रिलेटेड स्टॉक्स जहां पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। सुंदरम फास्टनर्स, विश्वेश जी इसका जरा चार्ट देखें, 850 का लेवल। दीपांशु देखिए, एक चीज़ कहूँगा कि ये स्टॉक काफ़ी टाइम से एक बैंड में बना हुआ है। 900 अपसाइड है, 780 लो साइड है, अभी मिडिल ऑफ द बैंड है और स्टॉक काफ़ी चला है। अगर आप उसको लास्ट ईयर के लो से देखोगे तो सिग्निफिकेंटली मूव हुआ है। मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए, या तो 880 900 के ऊपर जाए या तो 780 के आसपास मिले तो ट्रेड करना चाहिए। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई खरीदारी का मूड बनाना चाहिए। तो यहाँ पर कोई खरीदारी का मूड वैसे नहीं बनना चाहिए। टीवीएस ग्रुप, सुंदरम ग्रुप स्टॉक्स पर रखिए नज़र, क्योंकि वहाँ पर जो प्रमोटर अरेंजमेंट हुआ है, थोड़ी रीजिगिंग हो रही है, उसका भी एक इम्पैक्ट इन जैसे काउंटर्स पर आते हुए दिख रहा है। तो सुंदरम फास्टनर्स पर रखिए नज़र, सुंदरम क्लेटन पर रखिए नज़र। ये कुछ काउंटर्स हैं। टीवीएस श्री चक्र एक और काउंटर है जहाँ पर आपको रखनी चाहिए नज़र। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा मूवमेंट आते हुए दिखेगा जहाँ तक बाजार के इस समय के मूड माहौल का बात है। पर जैसा मैं कह रहा था, कैश मार्केट्स में थोड़ा रोटेशन है, कुछ और स्टॉक्स में रोटेशन आ रहा है और 2 अहम इवेंट्स हैं जिसकी वजह से आप कुछ स्टॉक्स में खरीदारी और कुछ स्टॉक्स में ज़रूरत से ज़्यादा बिकवाली भी देख रहे हैं। आज बाजार बंद होने पर
फुटसी और सेंसेक्स दोनों की रीबैलेंसिंग हो रही है, यानी कि यही 1-1.5 घंटा है जिसमें आप कुछ और बड़े ट्रेड्स होते हुए देख सकते हैं। तो कौन से शेयर्स हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको अपने रेडार पर रखने चाहिए इस रीबैलेंसिंग की वजह से, आइए जान लेते हैं देवांशी के साथ। देवांशी बताइए क्या चल रहा है। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए 2 इवेंट्स जैसे कि आपने कहा, सबसे पहले तो बात करते हैं सेंसेक्स की, जो रीचेक होता हुआ दिखेगा, यानी कि जो बदलाव होते हुए दिखेंगे वो आपको मंडे से लागू होंगे, लेकिन उसके चलते जो इनफ्लोज और आउटफ्लोज हैं वो एडजस्टमेंट आज के दिन में होता हुआ दिखेगा और माना जाता है कि 3 to 3:30 के बीच में ये एडजस्टमेंट्स मोटा मोटी पूरी होती हुई दिखती है। तो आप देखिए सबसे पहले तो विप्रो, क्योंकि ये अब इंक्लूड होता हुआ दिखेगा और ये रिप्लेस करने वाला है बजाज ऑटो को, यानी कि सेंसेक्स में बजाज ऑटो हट जाएगा और विप्रो इसकी जगह पे इंक्लूड होता हुआ दिखेगा। और इन दोनों एडजस्टमेंट्स के चलते आपको विप्रो में करीब 154 मिलियन डॉलर्स तक के इन्फ्लोज आते हुए दिखेंगे। दूसरी तरफ बजाज ऑटो में बिकवाली हावी होगी करीब 70 मिलियन डॉलर्स के आसपास की, तो नेट यहाँ पे इन्फ्लोज ज्यादा आते हुए दिखेंगे। दूसरी तरफ आप देखिए कई सारे हैवी वेट्स हैं जहाँ पे वेटेज जो है वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है और इसके चलते भी आपको बाजार में थोड़ा सा इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। इन्फोसिस यहाँ पे वेटेज कम हो रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पे भी जो वेटेज है उनका टोटल वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा सेंसेक्स में। HDFC बैंक, ICICI बैंक और HDFC, इन सारे स्टॉक्स में इनका जो ओवरऑल वेटेज है सेंसेक्स में ये थोड़ा कम होगा और इन सब के चलते आपको थोड़ा सा आउटफ्लो देखने मिलेगा, क्योंकि बिकवाली हावी होती है उतने नंबर ऑफ शेयर्स से। तो इसके चलते आप देखिए सेंसेक्स में आज जो रीबैलेंसिंग होती हुई दिखेगी ये इम्पैक्ट आपको आज देखने मिलेगा। दूसरा जो इवेंट है वो फुटसी की रीबैलेंसिंग है, जो कि आज से लागू होती हुई दिखेगी अगेन 3 to 3:30 के आसपास। ये ओवरऑल जो एडजस्टमेंट है ये पूरे होते हुए दिखेंगे। मैं आपको बता दूं जो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं जहां पे फ्रेश एडिशंस होते हुए दिखे थे फुटसी में, वो जोमेटो था, सोना BLW, मैक्रोटेक और क्लीन साइंस, ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पे इन्फ्लोज आने की उम्मीद है, यानी कि शेयर में बाइंग होती हुई दिखेगी। और दूसरी तरफ आप देखिए ICICI लोम्बार्ड, SBI कार्ड्स, LIC हाउसिंग फाइनेंस और आदित्य बिरला फैशन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे वेटेज बढ़ता हुआ दिखेगा, इसके चलते भी इन्फ्लोज आपको आते हुए दिखेंगे। कुल मिला के जो आउटफ्लोज हैं जहां पे शेयर्स में बिकवाली हो सकती है वो इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC AMC, HDFC लिमिटेड और TCS हैं। तो दीपांशु लगातार हम देख रहे हैं जो हेवी वेट्स हैं आज के, वहां पे फुटसी और जो सेंसेक्स है दोनों में रीबैलेंसिंग है, इसके चलते भी आपको ज्यादा गिरावट देखने मिल रही है। बिल्कुल, तो ये कुछ रीबैलेंसिंग का भी इम्पैक्ट कुछ काउंटर्स पर आपको आते हुए दिख रहा होगा। विप्रो में हमने देखा सुबह काफी सारी बल डील्स भी होती हुई दिखी, और इसके अलावा बजाज ऑटो और कुछ और दिग्गज स्टॉक्स हैं जहां पर रखनी है नजर। एक बार जरा विप्रो पर राय भी ले लूं किरण जी से। आज सुबह ऑफ कोर्स स्टॉक ऑफ द डे में शुभम जी ने भी इसकी बात करी थी, भसीन साहब की भी रिकमेंडेड लिस्ट पर था। किरण जी कैसा लग रहा है विप्रो? डेज हाई के करीब ही है इस समय भी काउंटर सर? बिल्कुल, चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रांग है। आपका 650 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो लगभग 661 62 का है। एक बार ये निकल जाए तो मैं फ्रेश पोजीशंस लेने की सलाह दूंगा। सॉरी, 670 का है। 670 क्रॉस करने के बाद मैं एग्रेसिव बाय करने की सलाह दूंगा। अभी के लिए जिनके पास है होल्ड करें, स्टॉप लॉस 650 का रहेगा। ओके, 650 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। डेज हाई के करीब ही है विप्रो। बाकी आईटी काउंटर्स भी अपनी गेन्स होल्ड कर रहे हैं, बट इसके अलावा बाजार में दबाव इस समय बना हुआ है। आइए थोड़ा मूड माहौल बेहतर किया जाए, और इस समय कहाँ है खरीदारी के मौके, या फिर आज नोटा के इस्तेमाल कर सकते हैं सेठी साहब? आइए जानते हैं उनके साथ। स्वागत करते हैं सदेबार सेठी साहब का उनकी शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए। स्वागत है सेठी साहब। और मेरे को याद है कुछ समय पहले भी जब बाजार में एक बहुत बड़ी बिकवाली आई थी, आपने कॉन्फिडेंस देकर पावर मैक पर खरीदारी की राय दी थी। आज वापस 17,000 के लेवल पर क्या करना है सर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए अनिल जी, दीपांशु बहुत अच्छा ऑप्शन तो होता नोटा ही उसके आने का, बट मुझे लगता है इतनी बड़ी गिरावट जो पिछले 4-5 दिनों में आई है, निफ्टी में 500-600 पॉइंट निकल गए, मुझे लगता है अब यहाँ पे आके कुछ खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक होने में कोई हर्जा नहीं है। मुझे लगता है अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स इन लेवल से लेंगे तो जब भी बाजार टर्न होगा, जो कि होना चाहिए, वो उस समय अच्छे रिटर्न इनमें बन सकते हैं। तो आज 2 स्टॉक्स में खरीदारी करनी है, एक F&O का स्टॉक और एक कैश मार्केट का स्टॉक। बहुत बढ़िया साहब, F&O के स्टॉक पर भी खरीदारी की राय है, ये भी अच्छा है। और कैश मार्केट्स में तो ऑफकोर्स सेठी साहब हमेशा आपको बढ़िया कॉल्स देते हैं। बताएं सर, कैश मार्केट वाला स्टॉक। बिल्कुल दीपांशु, कैश मार्केट का जो आज का स्टॉक का नाम है कंसाई नेरोलैक, जो कि अभी 590-91 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक भारत की लीडिंग पेंट बनाने वाली कंपनी है, जो कि लीडर है इंडस्ट्रियल पेंट सेगमेंट में, जो कि ऑटोमोबाइल्स में काम आता है। इसके अलावा भी कई सारे नए एरियाज में इन्होंने फोकस किया है, जैसे वुड कोटिंग है, एडहेसिव्स है, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स है। कंपनी के 6 प्लांट्स है।
और ये कंपनी बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में भी प्रेजेंट है। एक सॉलिड प्रोमोटर बैकिंग है इनकी। जापानीज पेरेंटेज है, जापान की कंपनी है कंसाई पेंट्स कंपनी, वो 75% हिस्सेदारी रखती है। बाकी FIS भी अराउंड 8% ओन करते हैं, जिनमें प्रोमिनेंट है आदित्य बिरला सनलाइट, मिरे एसेट मैनेजमेंट, ESP। और बाकी फंडामेंटली एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 17% का, एक नेग्लिजिबल 0.04 का डेट इक्विटी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से अराउंड 15%। मुझे लगता है इस स्टॉक में अभी जो गिरावट चल रही है इस दौरान इन लेवल्स पे खरीदना चाहिए। जैसे ही सेंटिमेंट ठीक हो गए, मुझे लगता है इस स्टॉक में हम 615 तक के लेवल देख सकते हैं। 580 का स्टॉप लॉस रखते हैं। ओके, तो 580 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। डेज हाई के करीब ही है कंजा नेरोलैक और 615 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स सेठी साहब की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। बताएं सेठी साहब, वायदा कारोबार में वायदा कारोबार का जो स्टॉक है वो एक मेटल स्टॉक है। हिंडाल्को 455 के लेवल पे दिसंबर फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक में भी अपने हाइट से अच्छी खासी पिटाई हुई है बाजार के हिसाब से ही। बाकी मुझे लगता है मेटल सेक्टर आज के इस गिरावट वाले बाजार में भी थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है। मतलब कई 2-3 आपको फ्रंट लाइन मेटल काउंटर्स मिल जाएंगे जो अभी भी पॉजिटिव है, जैसे हिंडाल्को एक है, JSW स्टील है, फिर इवन सेल वगैरह भी ज्यादा टूटे हुए नहीं है या नाल्को भी ज्यादा गिरा हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है मेटल स्टॉक्स भी बिल्कुल वापस से बाउंस बैक करने को तैयार है। जब भी ये सेंटिमेंट सुधरेगा, मुझे लगता है इट विल बी लेड बाय मेटल्स। और हिंडाल्को में तो देखिए कॉपर और एल्यूमिनियम, ये दोनों ही जो कमोडिटी है, दोनों की डिमांड जबरदस्त है। हाल ही में मूडीज की भी रिपोर्ट आई थी, उन्होंने भी कहा। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो दुनिया भर का अब जो फोकस है, उसमें भी कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों की रिक्वायरमेंट है, तो उसके कारण से भी अच्छा लगता है। फिर आज कुछ अनाउंसमेंट भी था, इन्होंने एक छोटी कंपनी आंध्र प्रदेश में एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन वाली खरीदी है, जिससे वैल्यू एडिशन करेंगे अपने प्रोडक्ट्स में। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है आज के इस गिरावट वाले बाजार में हिंडाल्को को भी खरीदना चाहिए। नेक्स्ट वीक अगर बाजार में रिकवरी आती है तो ये स्टॉक अच्छे रिटर्न देना चाहिए। मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है 465 रुपए का और छोटा 450 स्टॉप लॉस। ओके, 465 का टारगेट, 450 का स्टॉप लॉस, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है करंट लेवल से। अगर आप देखें बढ़िया मूव आपको हिंडाल्को में आती दिख रही है, तो दोनों स्टॉक्स जहां पर रखनी है नजर सेठी साहब की तरफ से। शुक्रिया सेठी साहब आज जुड़ने के लिए। और इस वीक बाजार में भी 2 बाय कॉल्स, उनमें से तो एक वायदा कारोबार की कंपनी, इस पर राय देने के लिए मंडे को फिर से सेठी साहब से उनकी कुछ दमदार पिक्स के बारे में जानेंगे। पर एक स्टॉक जिस पर राय लेना जरूरी है और वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग। आशु सर, जरा इस पर अपनी राय दें। प्रमोटर की तरफ से बड़ी ब्लॉक डील हुई, कल गैप अप हुआ और उसके बाद जो गिरा है कल और फिर आज, कैसे समझना चाहिए सर इस मूव को? थोड़ा बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज टाइप स्टोरी हो रही है, 230 के लेवल तक आ चुका है, यहां पर क्या करना चाहिए, बताएं सर। दीपांशु, आपने जो टर्म बोला ना बाय एंड रूमर सेल ऑन न्यूज, वो परफेक्ट है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री क्या हुआ, सेल ऑन न्यूज पे कल मतलब बहुत बड़ा यूफोरिया बन गया। मतलब उसके चलते ये टेम्परेरीली ओवरबॉट हो गया है। तो अब इसमें थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। कुछ खराबी नहीं हुई है स्टॉक के अंदर। मुझे लगता है कि अभी 1-2 दिन और रुकना चाहिए और थोड़ा बहुत डिप आ सकता है, नहीं आ सकता नहीं पता, लेकिन टाइम वाइज अभी रुकना चाहिए। कोई बहुत जल्दी में ये रिवर्सल नहीं देगा, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे जाएगा अगर, तो अगर रुकता है तो एवरेज आउट भी करना चाहिए। थोड़ा पेशेंस टेस्ट करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें आपको भाव मिलेंगे। लेकिन यस, वो जो शॉर्ट टर्म मनी थी कि एकदम चट और पट हो जाएगा, उसके चलते जो कल के यूफोरिया में मतलब खुलने के बाद नीचे आया तो सबको लगा ये तो अपॉर्चुनिटी है, ये तो सर्किट पे खुल रहा था 290 पे, 260 पे मिल रहा है, ले लेना चाहिए। तो आई थिंक वहां पे जो मतलब ये जो लोग फंसे हैं ना, उसके चलते ये टेम्परेरी शॉर्ट टर्म डिप आया है और दूसरा जो मार्केट का भी डिप है। तो इन दोनों के चलते दीपांशु ये इफेक्ट है। मुझे लगता है कि रखना चाहिए, कोई ऐसा पैनिक नहीं करना चाहिए। टाइम जरूर लगेगा, टाइम वाइज आपको राइड करना पड़ेगा इसको। बिल्कुल, तो थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी, थोड़ा करेक्शन सहना भी पड़ेगा। अनिल जी ने भी यही कहा था, ट्रेडिंग के लिए तो ठीक है, उतार चढ़ाव होता रहेगा, बट डिलीवरी लेकर अगर आप बैठे हैं तो आने वाले समय में आपको बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है ये काउंटर। बट ऑफ कोर्स आज की जो डाउन मूव है उसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इंडिया बुल्स फिलहाल कमजोर दिखते हुए दिख रहा है, 230 के लेवल पर ये गिरकर आ चुका है इस समय। नजर रखेंगे इंडिया बुल्स पर भी। नजर रखिए एक बार अपोलो हॉस्पिटल्स पर भी, इस पर भी भारी बिकवाली है। प्रमोटर की तरफ से थोड़ी स्टेक सेल हुई थी इसी हफ्ते और उसके बाद थोड़ा स्टॉक ठीक भी रहा, बल्कि उस दिन स्टॉक ने ठीक परफॉर्म किया, पर आज एक बड़ा ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है अपोलो हॉस्पिटल्स पर। वागले साहब, जरा इस पर राय दें। अपोलो हॉस्पिटल्स जिस तरह से आज की गिरावट है, डेज लो पर स्टॉक इस समय सर 6% नीचे। दीपांशु, ये मॉर्निंग में
बेचना चाहिए था जब इसने 5100 तोड़ा। अभी भी मेरे को डाउनसाइड दिखता है, बट फाइनेंशियल्स मैच नहीं होंगे, क्योंकि एट 4900 मैं 5100 का स्टॉप लॉस तो ले नहीं सकता एज ए ट्रेडर। ऑन द डाउनसाइड मुझे लगता है ये 4800 तक नीचे में जाना चाहिए। ओके, तो 4800 तक के लेवल्स और आ सकते हैं। अनदर 100 रुपए की मूव इस पर बाकी है, बट फिलहाल जस्ट वेट एंड वॉच करिए। जहां तक अपोलो हॉस्पिटल्स का सवाल है, आज बड़ा ब्रेकडाउन इस काउंटर पर आपको आते हुए दिख रहा है। आइए, जैसे हम बात कर रहे थे स्क्रैपेज पॉलिसी, इससे जुड़े काफ़ी सारे प्लान है सरकार के। अब तक बढ़िया रिस्पांस मिला है स्क्रैपेज पॉलिसी को, और अभी हम टाटा मोटर्स की खबर भी आपको बता ही रहे थे। एक बार हमारी जो एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है ट्रांसपोर्ट सचिव के साथ, उसके बारे में जान लेते हैं। कहाँ कहाँ सेंटर लगे हैं, कहाँ कहाँ और सेंटर लगने वाले हैं। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल जी ने करी थी इनके साथ बात। रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये दो सेक्टर्स पर जिस तरह से फोकस हमेशा रहता है, हर साल बजट में आप देखिए सबसे ज़्यादा एलोकेशन यहीं पर होती है। तो किस तरीके की डेवलपमेंट्स रही पिछले कुछ महीनों में, और आगे अब कैसे ट्रैक्शन दिख रहा है? क्योंकि जो डिफिकल्ट पीरियड था, एक तरह से जो कोविड की सिचुएशन थी, वो इन मेनी वेज इज काइंड ऑफ बिहाइंड अस। तो कैसे गेयर अप कर रहे हैं हम आगे के लिए? थैंक यू। Actually, COVID was not a major problem for us. Ministry of Finance had made so many concessions for the contractors in this sector that in fact the Atmanirbhar package given by Finance Ministry has helped us to speed up the progress of the highway sector during the COVID pandemic. But the heavy monsoon which happened across different parts of the country. Yes. That has caused some disruption in the highway construction. As you know, when there is a rain, we cannot lay the road for next 1 week, 10 days till the moisture evaporates. That has slowed down the highway construction a bit. But otherwise, we are on target. So far, 5,500 kilometers of the 12,000 kilometer target has been completed. In the remaining portion also, most of the work is done. And in the remaining 4-month period, I am confident we will be able to achieve 12,000 kilometers. Okay. Scrappage policy again announce हुई, और उसके बाद से बहुत एक्टिविटी हमने सुना. Many companies have started to come together and set up some of these centers. सर क्या अपडेट है? कुछ नए सेंटर्स और भी आएंगे, आगे क्या prospects दिख रहे हैं इसके? Already we have received 15 applications throughout the country, and day after tomorrow we are going to sign 2 more MOUs. Tata and Cero. So there will be 17 total, and more states are showing interest. We are having state-wise investor conferences. Day after tomorrow, Minister is addressing the investors in Mumbai. In the January first week, we are having a conference in Bangalore. There we expect to sign a few more MOUs with the investors for starting the scrappage units. So the response is quite good. They have understood, the industry and the investors have understood the need for the scrappage facilities and the viability of the project model we have built. तो ये थी हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत रोड सेक्रेटरी के साथ, और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। बजट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है इस स्पेस के लिए, ऑफ कोर्स देखेंगे कि इस साल किस तरह का एलोकेशन बजट में आपको आते हुए दिखेगा। इस स्पेस के लिए स्क्रैपेज पॉलिसी पर भी सरकार का बड़ा फोकस है। इस बीच इंडिया बुल्स जिसकी बात हो रही थी, सुबह 10% का निचला सर्किट लगाया था, वापस उतनी ही गिरावट आ गया। तो डेज लो पर इंडिया बुल्स फिलहाल आपको आते हुए दिख रहा है। यहाँ से अब संभलने की कोशिश कर पाता है या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बट आज भारी गिरावट के साथ इंडिया बुल्स भी ट्रेड कर रहा है। काफ़ी सारे ट्रेडर फेवरेट नेम्स में आज आपको गिरावट दिखी है। तो एक तो इंडिया बुल्स में गिरावट आपको आती हुई दिख रही है, अपोलो हॉस्पिटल्स में वीकनेस है, इंडसइंड बैंक ये एक और काउंटर है जो 5% का कट आपको इस समय दिखा रहा है। जैसे हम देख रहे हैं निफ्टी भी डेज लो पर 17,000 के लेवल पर आते हुए दिख रहा है। विश्वेश जी, जरा इंडसइंड बैंक का चार्ट देखें सर, आज 900 के नीचे।
देखिए दीपांशु, यहाँ पे भी बहुत ही सीवियर ब्रेकडाउन है और मेरे हिसाब से इसका जो लास्ट रिजॉर्ट है वो समवेयर अराउंड 880 के आसपास है। मुझे लगता है अगर वो जाता है तो अगला लेवल सीधा 820 तक आता है। तो फ्रेश शॉर्ट करना है तो मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड अभी भी फेवरेबल बन रहा है। 900 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए मुझे लगता है। आई थिंक इंडसइंड बैंक इज हेडिंग फॉर 820 ऑड लेवल्स। की तरफ जा रहा है इंडसइंड बैंक, तो यहाँ से भी अनदर 60 रुपीज़ के डाउन साइड विश्वेश जी को आती हुई दिख रही है। एग्जैक्टली 17,000 पर है निफ्टी। होल्ड कर पाएगा या नहीं ये देखना जरूरी है, पर काफी सारी और ट्रेडिंग कॉल्स आ रही हैं आपके लिए। पहले चलते हैं राकेश जी कुनार जी के पास बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दीपांशु, बिकवाली की राय है, एक्सिस बैंक के अंदर बिकवाली की राय है। यहाँ पर एक ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है, साथ में एक नेगेटिव क्रॉसओवर है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, सबसे ज्यादा कमजोरी एनबीएफसीज और बैंक्स में दिख रही है। सब में फ्रेश ब्रेकडाउन भी आते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सिस बैंक में भी फ्रेश ब्रेकडाउन है, कोटक में है। एक्सिस बैंक में इन स्तरों पर हमारी बिकवाली की राय है। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखें और स्टॉप लॉस रखना है 696 का, 696 रुपए का स्टॉप लॉस रखकर शॉर्ट करने की राय है। पहला केवल 6 रुपए का स्टॉप लॉस है, 696 पर स्टॉप लॉस रखें, शॉर्ट करें। पहला टारगेट होगा 670 रुपए का, 670 का, और इवेंचुअल टारगेट होगा 662 रुपए का। तो 662 तक फिसलता हुआ दिख रहा है। एक्सिस बैंक में बिकवाली की राय। ओके, तो एक्सिस बैंक पर बिकवाली की राय है। फ्रेश ब्रेकडाउन अक्रॉस बैंकिंग स्पेस आपको आते हुए दिख रहा है, क्योंकि 35,650 के लेवल पर बैंक निफ्टी इस समय आया 900 पॉइंट्स के कट के साथ। वागले साहब के लिए बिगुल, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मुझे आईटीसी बेचना है। 220 का लेवल जो फोर्स से क्लियर किया है और अभी अभी सस्टेन कर रहा है पिछले आधे घंटे से 20 मिनट से। मुझे लगता है 217.5 218 में करंट भाव पे ये बेचना चाहिए। 212 तक के लेवल्स आपको मंडे तक मिलनी चाहिए। 212 210 इसका अगला पड़ा हुआ है। आपका स्टॉप लॉस 220 रुपए 50 पैसा होना चाहिए। तो आपकी रिस्क 2.5 से 3 रुपए होगी। ऑन द डाउन साइड एक 7 रुपए 6 से 7 रुपए आपको मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो 212 के टारगेट के लिए बिकवाली करके चले। ये है राय आपके लिए आईटीसी पर। ये भी अब ब्रेकडाउन दिखा रहा है, तो निफ्टी पर प्रेशर और बढ़ने वाला है अगर आईटीसी पर भी आपको ब्रेकडाउन आते हुए दिखता है। देखते हैं किरण जी को क्या है पसंद। बिगुल, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। दीप, और एक बड़ा एक्सीडेंट, और स्टॉक का नाम है गोदरेज प्रॉपर्टी। गोदरेज प्रॉपर्टी ने पिछले लगभग 3 महीने से लोअर टॉप लोअर बॉटम कर रहा था। आज पिछला स्विंग बॉटम भी तोड़ दिया है, और जिस वेलोसिटी से तोड़ दिया है, मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजीशंस काफी ट्रैप्ड है इस काउंटर पे। तो पुट के जरिए कामकाज करने की सलाह है। 1900 एट द मनी पुट ऑप्शन अभी लगभग 68 के आसपास है। अभी के अभी बाय करना चाहिए पुट ऑप्शन। ये मेरा मानना है कि 58 10 रुपए का रिस्क लेके चलना चाहिए। मेरा टारगेट कैश लेवल्स के 1800 के, यानी इधर से 100 रुपए का फॉल आपको मंगलवार बुधवार तक देखने को मिलेगा। 2 से 3 दिन का वक्त देना चाहिए, आपको बड़े गिरावट देखने को मिल जानी चाहिए। इसके टारगेट आपको 110 120 के देखने को मिल जाने चाहिए। तो मेरा मानना है कि ये बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन लेके चलना चाहिए और एग्रेसिव कॉल होगा। ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। काफी बड़े बाय कॉल्स आए थे और लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम होते हुए ये स्टॉक चल रहा है। तो बिल्कुल पुट ऑप्शन के जरिए ये पोजीशन लेके चलना चाहिए। किरण जी, एक बार जरा स्टॉप लॉस फिर से बता देंगे सर इस पुट का। 10 रुपए का रिस्क है। जब मैंने कहा था 68 का भाव था, 58 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 68 का स्टॉप लॉस, 68 का भाव, तो टाइट स्टॉप लॉस है, बट गेन्स इसमें जबरदस्त आपको आती हुई दिख सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज फ्रेश ब्रेकडाउन है। तो जैसे मैं कह रहा था, काफी सारे ट्रेडर फेवरेट नेम्स में फ्रेश ब्रेकडाउन है और 17,000 के नीचे निफ्टी वापस आते हुए दिख रहा है। तो फ्रेश डेज लो पर निफ्टी इस समय आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। फ्रेश डेज लो पर बैंक निफ्टी भी है 35,625 का लेवल। सेंसेक्स भी अब 57,000 पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, बट अहम लेवल्स बाजार तोड़ते हुए इस समय। आइए स्वागत करते हैं भसीन साहब का, भसीन के हसीन शेयर्स के लिए। स्वागत है भसीन साहब। एक बार बाजार के एक्शन पर जरा राय दें सर, जो फ्रेश इस समय वीकनेस आ रही है।
हाँ, गुड आफ्टरनून। तो देखिए, कोई मेरे हिसाब से दिस इज द पेनल्टिमेट सेलिंग बिफोर द हॉलीडेज और स्क्वेयरिंग ऑफ पोजीशंस। और ये जो बैंक ऑफ इंग्लैंड का रेट हाइक है उससे थोड़ी, बट व्हाट आई हैव सीन इज यूरोप EU has said there will be no rate hike into, so I mean I'm not getting too much into it. जो sell off आना था बैंक्स में overdone है। I think this is an opportunity to buy select blue chip stocks। मैंने पहले भी कहा HDFC बैंक, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस में निवेश कीजिए, यही टाइम है। और सुबह आपको मैंने विप्रो कहा था, वो डे हाई पे है। अब आपके लिए दो बाइज हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल भसीन साहब, बताएं सर। तो पहले तो फिर अगेन आई रीइटरेट, एक्सिस बैंक लीजिए। एक्सिस की सबसे क्लीन बैंक, अभी जो उनके मैनेजमेंट बता रहा है वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ मनी इज द लोएस्ट। 688 में लीजिए, 672 का स्टॉप लॉस, 720 का टारगेट। और दूसरा है मेरा फेवरेट जो इस भाव पे टेक्नोलॉजी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो नौकरी लीजिए, बिकॉज हायरिंग इज गोइंग टू गो अप, नौकरीज आउटलुक इज वेरी गुड एंड होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट इज एट द, ये करेक्शन के बाद सबसे अच्छा है। 5410-15 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 5300, 5600 का टारगेट मुझे नौकरी में दिख रहा है। ओके, तो 5600 के टारगेट के लिए इन्फो एज पर करनी है खरीदारी, फिलहाल 5420 के आसपास मिल रहा है। और खरीदारी आपको करनी है एक्सिस बैंक, 686 के लेवल्स पर मिल रहा है। 720 का टारगेट आपको लगाना है, 672 का होगा स्टॉप लॉस। 2 बाय कॉल्स भसीन साहब की तरफ से। काफी बड़ा करेक्शन हमने इन्फो एज में आते हुए देख लिया है। अब भसीन साहब कह रहे हैं कि दोबारा ये स्टॉक चलने के लिए भी तैयार होगा, तो नजर रखेंगे इन्फो एज पर। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, बिगुल सुमित के सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, सेल साइड का स्टॉक है और स्टॉक है बजाज ऑटो। 3180 का अभी भाव चल रहा है। इसके अंदर ब्रेकडाउन है। स्टॉक ने दिसंबर 2020 का लो तोड़ा है। आज का क्लोजिंग 3175 के नीचे आने का मतलब हो गया ये स्टॉक के अंदर 100 से 150 रुपए का फॉल आएगा। 3250, 3230 ये ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो 3250 का इसके अंदर स्टॉप लॉस होगा। 3250 ऊपर में रिवर्स करेगा तभी इसके अंदर तेजी चालू होगी। जब तक ये रिवर्स नहीं करेगा तब तक इसमें सेल साइड में रहना है। नीचे में स्टॉक के अंदर जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, 3100 का पहला टारगेट दिख रहा है और शायद हो सकता है 3050 तक के लेवल भी देखने को मिले। बजाज ऑटो के अंदर यहाँ पे सीएमपी पे बिकवाली करे, चाहिए तो इसके अंदर ऑप्शंस के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। 3150 वाला पुट अभी 4445 पे ट्रेड कर रहा है। इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं 23 रुपए के आसपास का, ऊपर में टारगेट बनेगा 65 रुपए से लेके 75 रुपए तक का। 3150 का पुट ले सकते हैं या फ्यूचर में बिकवाली कर सकते हैं। नीचे में टारगेट 3100 से लेके 3050 तक के देखने को मिल सकते हैं। 3250 का इसके अंदर स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो यह है आपके लिए बजाज ऑटो पर बिकवाली की राय। जो सेंसेक्स की बदलाव है उसका भी थोड़ा इंपैक्ट जो हम बात कर ही रहे थे कि आखिरी घंटे में होने वाला है, वो आप होते हुए दिख रहे हैं। एक बार जरा दोनों स्टॉक्स को साथ में दिखा दें, बजाज ऑटो और विप्रो। एज एक्सपेक्टेड जो बदलाव होने वाले थे फंड्स की तरफ से वही हो रहे हैं। जो सेंसेक्स बेस्ड फंड्स हैं या जो सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं उन फंड्स में आप बदलाव होते हुए देखेंगे, तो विप्रो और बजाज ऑटो दोनों में इस समय आपको उसी तरह का एक्शन होते हुए दिख रहा है। डेज लो पर है बजाज ऑटो, डेज हाई पर है विप्रो। एज एक्सपेक्टेड इस समय एग्जैक्टली वही आपको होते हुए दिख रहा है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले देवांशी हमें बताकर भी गई थी। केसी इंटरनेशनल, इसका चार्ट पुल अप करें और कुणाल जी जरा इस पर राय दें। 1040 करोड़ के कुछ ऑर्डर्स इनको मिलते हुए दिख रहे हैं कैश स्टॉक्स में। ये एक काउंटर है जहां पर अभी अभी इस ऑर्डर विन के बेसिस पर एक छोटा सा स्पाइक भी आते हुए दिखा है। कुणाल जी, केसी देखिए, एक पुल बैक आता हुआ दिख रहा है दीपांशु, और बाजार को ये आउट परफॉर्म कर रहा है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखें तो कोई बहुत ज्यादा कंपेलिंग बाय इन स्तरों पर नहीं बनता है। मुझे लगता है एक रेजिस्टेंस है 470 पर, जिसको शायद पार करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। आज वेट करेंगे 470 के ऊपर ये टिक जाता है, इसमें एक ब्रेकआउट आता है, तब जरूर इसमें खरीदारी की सोचेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि वेट करें ज्यादा बेहतर। फिलहाल वेट करें तो ही बेहतर रहेगा। बट ये है आपके लिए राय केसी इंटरनेशनल पर। बहुत कम स्टॉक्स हैं आज जो थोड़ा आपको होल्ड आउट करेंगे, तो जो भी स्टॉक सामने आता है उस पर एक राय लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि काफ़ी कमजोरी वाला बाजार इस समय दिख रहा है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स, इस पर रखिए नज़र, क्योंकि ये लगातार होल्ड आउट कर रहा है। इस हफ्ते भी अगर आप देखें तो 2 दिन एक बड़ा ब्रेकआउट आपको आते हुए दिखा था। पिछले 2 हफ्तों से इनफैक्ट यहाँ पर अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। विश्वेश जी, जरा बजाज इलेक्ट्रिकल्स का चार्ट देखें। ऐसे बाजार में भी बैक टू बैक अच्छी परफॉर्मेंस इस पर आती हुई।
देखिए दीपांशु, एक चीज़ समझनी होगी कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट तो है, और लेकिन वो आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेट बात है कि जो स्टॉक चल रहे होते हैं वो आपके पास नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है लो लेवल से 1000 से 1300 तक आया, 1300 तक आया, लेकिन अभी रेजिस्टेंस काफ़ी दूर नहीं है। 1350 मुझे लगता है बैंड है जहाँ पे रुकना चाहिए। तो वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर स्टैंड इन माय ओपिनियन। और बजाज इलेक्ट्रिकल जिस हिसाब से ऊपर आया है, आई थिंक दूसरे भी कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटी बेटर होगी। तो अगर कहीं पे ऐसी स्टेबिलिटी की सिग्नल आते हैं निफ्टी में, तो मेरे हिसाब से बाय करने चाहिए ब्लू चिप स्टॉक, जो अभी वसीम साहब भी बोल रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले शायद थोड़ा और पेन पेंडिंग है मार्केट में। तो आई एम नॉट ऑफ द ओपिनियन कि बॉटम फिश करे या फिर जो मोमेंटम है उसको कैच करे। ऑन दी अदर हैंड ये एटलीस्ट लिस्ट बना के रखे, जो स्टॉक नीचे है उनको खरीदना है। तो वेट एंड वॉच की सलाह होगी दीपांशु। ओके, वेट एंड वॉच की सलाह है इस समय जहां पर आपको रखनी है नजर। विश्वेश जी, आपने कहा लिस्ट बनाकर रखें जो स्टॉक निचले स्तरों पर खरीदने हैं। कोई ऐसी लिस्ट जो आपने बनाई हो सर, या कोई ऐसे स्टॉक्स जो आपके रेडार पर हो इस समय? मेरे ख्याल से वही सारे स्टॉक जो हम ऑफन डिस्कस करते हैं, वेदर इट इज़ मिड कैप स्पेस से रियल एस्टेट स्टॉक हो। मुझे लगता है रियल एस्टेट एज अ साइकिल हैज़ टर्न फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। लेकिन देखो, अगर निफ्टी 300-400 पॉइंट और जाएगा तो इन सब स्टॉक में 15-20% इज गिवन है। तो रियल एस्टेट कुछ स्टॉक्स है जैसे पूर्वांकरा, आई हैव बीन रिकमेंडिंग, ओबरो रियलिटी जो मुझे अच्छा लगता है। सम स्टॉक जो मुझे लगता है कि कंजम्पशन थीम को प्ले करने के लिए चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक नेम शायद मैं आगे शेयर करूँगा। मुझे आज लग रहा है आईटी में बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। तो मतलब इन्फोसिस अब 20-30 रुपए वाला प्ले नहीं है, इट इज़ अ 200-300 रुपीज़ प्ले। कोटक बैंक हैज़ करेक्टेड फ्रॉम द टॉप, और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ से और 1000 पॉइंट गिरेगा तो क्या कोटक 100-200 पॉइंट। तो मुझे लगता है ये सारे स्टॉक्स हैं जो शायद मैं बाय करना चाहूँगा, और जब बाय करेंगे तो व्यू 3 से 6 महीने का होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन अभी वो पॉइंट पेंडिंग है। तो मुझे लगता है सारे स्टॉक जो हम ऑफन डिस्कस करते हैं, मेरे ख्याल से अनिल जी ने कल इंडिया बुल्स हाउसिंग रिकमेंड किया था, आज वो डेफिनेटली नीचे मिल रहा है। और अगर मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, और हमने कल रिसर्च में ये फाइंड आउट किया था कि मैनेजमेंट चेंज होने के बाद 3 साल में स्टॉक 100% ओवर रिटर्न देता है, तो व्हाई नॉट इंडिया बुल्स हाउसिंग राइट नाउ। बट होता क्या है, जब ग्लूम होता है उस वक्त यू आर नॉट थिंकिंग रैशनल, और बाद में पता चलता है दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी। तो डेफिनेटली फ्यू स्टॉक्स, बट ओनली व्हेन द डस्ट सेटल्स। तो लिस्ट है मेरे ख्याल से वही सारे स्टॉक जो हम डिस्कस करते हैं। तो जो कुछ फेवरेट स्टॉक्स हैं वही हैं। अगर आपने पहले रैली मिस कर दी हो तो वापस ये जो डिप आया है ये एक अच्छा खरीदारी का मौका बन सकता है। फिलहाल 57,000 के नीचे आपको सेंसेक्स भी आते हुए दिखा है। तो इस समय तो बिकवाली की गति थम नहीं रही है। 350 अंक नीचे आपको निफ्टी आते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी भी लगभग 950 पॉइंट्स नीचे है। बट जैसा विश्वेश जी कह रहे हैं कि ये ही वो मौके होते हैं जो आप ऐसे स्टॉक्स जो पहले खरीद रहे हो, बड़ी रैली आ गई हो, मौका नहीं मिला हो, उसमें आप दोबारा नजर डाल सकते हैं। आशु जी, डीएलएफ पर आपसे एक बार राय लेनी थी। 4 बार हमने देखा है कि 400 के ऊपर 440, 430 के करीब से इसने रिवर्सल किया है, बट 375 पर सपोर्ट भी आ जाता है इसका। फिलहाल 390 पर डीएलएफ मिल रहा है। क्या ये भी एक ऐसा काउंटर होगा जो और अगर फर्दर सेलिंग आए तो वापस खरीदारी का मौका बन सकता है? दीपांशु, बिल्कुल बन सकता है। दीपांशु, वन ऑफ द सेक्टर्स विच इज फॉर विच आई एम पॉजिटिव फॉर 2022 इज आई थिंक रियल एस्टेट इटसेल्फ एंड रियल एस्टेट स्टॉक्स। अगर रियल एस्टेट चलेगा तो रियल एस्टेट स्टॉक्स भी चलेंगे। तो बहुत सेलेक्टिवली आई थिंक ये टॉप कंपनीज है जो पिछले दिनों में डिस्कशन भी हुई थी। आई थिंक रियल एस्टेट ही एक ऐसा मुझे थीम नजर के आता है। मुझे लगता है दीपांशु, एज एन एसेट क्लास पैसा शिफ्ट होगा रियल एस्टेट में। और 2022 फर्स्ट हाफ, अभी आपने सेकंड हाफ देख लिया कितना पेनफुल है, ये आगे भी स्ट्रगल रहेगा। आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन इक्विटी मार्केट रिटर्न्स। जो पर्पल पैच था, जो हमारी आदत खराब हो चुकी है 1.5-2 साल की, वो जो हमारे यहाँ कंडीशनिंग हो चुकी है हमारे दिमाग की, बुल मार्केट की, बाय एंड डिप्स की हो चुकी है, ये सारी चीजें हमारे को चेक में रखेंगी। और हमारे को 2022 में एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में, अनलेस बजट में कुछ मैजिक हो जाए, मुझे वो स्ट्रगलिंग मार्केट ही लगती है कि इसमें पैसे नहीं आएंगे। तो मैं बार बार जो बोलता हूँ लोगों को, पैसा संभालो, तो ग्रेजुअली, ये मेरे कहने से नहीं, वैसे ही है कि सैनिटी प्रिवेल होगी और पैसा रियल एस्टेट की तरफ जाएगा। तो मैं रियल एस्टेट और रियल एस्टेट स्टॉक्स में फॉर 2022 पॉजिटिव हूँ। रियल एस्टेट स्टॉक 2022 की थीम बन सकती है, इस पर आप जरूर नजर रख के जाएं। एक और रियल एस्टेट काउंटर अगेन काफी एक्टिव रहता है ट्रेडर्स रेडार पर आज इसमें बड़ा ब्रेकडाउन है। सुमित जी, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 160 के नीचे आते हुए अगला सपोर्ट किधर है इसके लिए? दीपांशु, एक बार इसके अंदर बाइंग के लिए तो बिल्कुल वेट करना चाहिए। स्टॉक के अंदर वीकनेस देखने को मिल रही है। स्टॉक के अंदर रिसेंट के लोज भी ब्रेक हो चुके हैं। 150
और 145 रुपए तक का फॉल इंडिया बुल रियल एस्टेट के अंदर देखने को मिल सकता है और मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट स्टॉक्स के अंदर थोड़ा सा दबाव भी देखने को मिल रहा है। तो 150 से 145 के आसपास रिव्यू करेंगे, वहां पे एक बार वापस से पूछना होगा कि लेना है कि नहीं लेना है। फिलहाल एक बार थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, थोड़ा नीचे आने दें। एब्सोल्युटली वेट एंड वॉच करें, थोड़ा नीचे आने दें। तैयार है हमारे साथ जय ठक्कर कैश का ऑप्शन। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून। और सबसे पहले तो जो आपकी कॉल थी 17,200 की पुट खरीदने की, वो तो सुपर हिट रही। जिन लेवल्स पर दी थी और जहां से फिर बाजार का ब्रेकडाउन आया है जबरदस्त, वहां पर तो एक्शन दिखा होगा। बताए जाए अब क्या करना है और उस कॉल का अगर कोई अपडेट है तो वो भी। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु, थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग इट। बिल्कुल वहां पे सारे टारगेट्स हासिल हो गए। इनफैक्ट ये भी अपडेट दिया था हमने फर्स्ट टारगेट हासिल होने के बाद कि aggressive traders can definitely trail their stop losses to 177 and continue to hold their positions for second target, और वो भी हासिल हो चुका है second target। इनफैक्ट उसके ऊपर काफी गया है दीप, तो वहां पे तो पूरे प्रॉफिट्स बुक कर लिए होंगे आई एम श्योर। बट देन अब जो फ्रेश पोजीशन है दीपांशु मार्केट में, मुझे लग रहा है फिर से एक और पुट ऑप्शन की रहेगी। जो हिसाब से डेटा प्लेस्ड है, आई थिंक यहाँ पे तेजी तो नहीं, कोई कॉन्ट्रा कॉल लेने की तो सवाल ही नहीं उठता है। तो 17,000 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदा, 141 पर मिल रहा है दीपांशु। ये 17,000 का पुट ऑप्शन 141 के आसपास। इसका स्टॉप लॉस जो दीप बनकर आ रहा है दैट इज 94। तो पर 94 का स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। 17,000 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन 23 दिसंबर की एक्सपायरी का दीपांशु। और यहाँ पे जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं दैट इज 193 एंड 215। ये तो टारगेट्स के लिए आप खरीदे 17,000 का पुट। मुझे ऐसा लग रहा है पहला तो कि 17,000 टूटा है, दैट इज वेरी क्रिटिकल थिंग इन निफ्टी। एंड उसके नीचे लगभग 16,900 एंड 16,850 ये इमीडिएट बेसिस पर निफ्टी में लेवल्स देखने मिल सकते हैं। एंड इवेंचुअली बाद में 16,070 के आसपास का जो रिसेंट स्विंग लोज बने थे ऑन द डे ऑफ 29 नवंबर, सो वो लेवल्स भी टेस्ट होंगे और वो ब्रेक भी होंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो बाउंस इफ एनी शुड बी डेफिनेटली यूटिलाइज ओनली एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी अंटिल अनलेस देयर इज अ क्लियर कट रिवर्सल। ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है, बेयर्स हैव एन अपर एंड एज ऑफ नाउ बेस्ड ऑन द डेटा। तो ये है आपके लिए डेटा। 17,200 का पुट पहले जय ने खरीदवाया था, वहां पर तो सारे टारगेट्स आ गए। अब 17,000 का पुट जय खरीदवा रहे हैं और यहाँ पर भी आप देखिए बढ़िया मूव आपको आती हुई दिख सकती है। लगभग इसी लेवल्स पर हमने देखा था। 17,200 के पुट पर भी खरीदारी की राय आई थी और वहाँ से मूव आई। अब 17,000 के पुट पर खरीदारी की राय आ रही है। चलिए नज़र रखेंगे, ये भी एक इंटरेस्टिंग मूव आ रही है बाजार में। थोड़ी रिकवरी, 17,000 का लेवल होल्ड करने की बाजार कोशिश करते हुए दिख रहा है। कोशिश है, अब देखते हैं कितना सक्सेसफुल रहता है बाजार इन लेवल्स को होल्ड करने के लिए। आज यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूरीज में भी आपने एक बड़ा ब्रेकडाउन आते हुए दिखा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स बंसल जी 4% नीचे है, ये अब यहां से और शॉर्टिंग के लेवल्स बनते हैं या फिर सपोर्ट आना चाहिए? देखिए दीपांशु, चार्ट्स के ऊपर देखें तो 908 के नीचे स्टॉक के अंदर एक क्रैक देखने को मिला और क्रैक आने के बाद स्टॉक ने 878 के लोज लगाए हैं। तो एज ऑफ नो देखें तो स्टॉक का एक बड़ा सपोर्ट आता है 870 875 जोन। तो 870 875 के लेवल नीचे में टूटेंगे तब नेक्स्ट राउंड ऑफ सेल ऑफ देखने को मिलेगा। एज ऑफ नो जिन्होंने बेचा हुआ है नीचे में 880 875 के अराउंड मुनाफा बांधना चाहिए। ओके, 885 के अराउंड मुनाफा भी बांध लीजिए। 870 दूसरा टारगेट इसके लिए बन सकता है। एक बड़ा ब्रेकडाउन आया है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के चार्ट में और अभी ये ब्रेकडाउन आपको आते हुए दिख रहा है। एक बार जरा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का चार्ट पुल अप करिए और काफी तेजी से इस पर आपने गिरावट आती हुई देखिए। पिछले 2 मिनट में ही हमने देखा है एक वर्टिकल फॉल आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के चार्ट में आया। किरण जी, क्या चल रहा है इसमें? सडनली जो एक बड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है सर। काफी अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिला है, पर अभी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं बैठेगा क्योंकि 1400 से 1360 तक नीचे आ गया है कैश लेवल पे। मेरा मानना है कि शॉर्ट नहीं करने, अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन से तो बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। मेरा स्टॉप लॉस अभी 1380 के आसपास रहेगा, 85 के आसपास रहेगा और जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है वो भी काफी नीचे है, वो लगभग 1320 के आसपास है। तो 1320 के आसपास के टारगेट्स आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। तो ये है आपके लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। सडन ब्रेकडाउन आ रहा है। वागले साहब, अभी थोड़ी देर पहले अपोलो हॉस्पिटल से आपसे राय ली थी सर, 4920 के लेवल पर था और वहां से देखिए
स्विफ्ट ब्रेकडाउन आया है, 48.20 का लेवल आ गया है। तो आपसे बात करते करते फ्यूचर्स, अपोलो हॉस्पिटल के फ्यूचर्स अगर एक बार हम पुल करें, आपसे बात करते करते जो 100 रुपए की मूव आप कह रहे थे वो आ चुकी है। अब इन लेवल्स पर अगर शॉर्ट है तो कवर करना चाहिए या फिर और वीकनेस देख रहे हैं सर? अपोलो हॉस्पिटल्स। ओके, वागले साहब के साथ कनेक्शन फिर से जोड़ेंगे हम। तब तक कुणाल जी जरा आप ही राय दे दें। अभी 100 रुपए की मूव पिछले 10 मिनट में आती हुई दिखी अपोलो हॉस्पिटल्स में सर। देखिए दीपांशु, ऊपर के लेवल्स पर एक डबल टॉप पैटर्न बना अपोलो हॉस्पिटल्स में और वहां से हमने इसमें एक स्ट्रेट डिक्लाइन देखा है। अच्छी बात यह है कि स्टॉक एक मेजर सपोर्ट के करीब अब ट्रेड करने लगा है और यह सपोर्ट मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है। जो 4850 के आसपास स्टॉक में सपोर्ट है, तो अगर ये लेवल्स भी टूट जाते हैं तो गिरावट और गहराएगी। यहां पर जिनके पास शॉर्ट की पोजीशंस है मुनाफा बांध लें। नई खरीदारी की राय इन स्तरों पर नहीं है, लेकिन जिनके पास लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग पोजीशंस है उन्हें एक लिबरल स्टॉप लॉस रख करके अभी भी होल्ड करना चाहिए। 4850 मुझे लगता है एक सपोर्ट का काम करेगा। ओके, 4850 अब सपोर्ट का काम है। तो अगर आपने शॉर्ट किया है, वागले साहब को भी अगर आप सुन रहे थे और कुणाल जी भी कह रहे हैं अब सपोर्ट लेवल्स के करीब है, अच्छा मुनाफा भी आपको मिला है पिछले कुछ मिनटों में ही, तो अगर चाहें तो पोजीशन यहाँ पर आप कवर भी कर सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स की। आइए, वागले साहब हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। वागले साहब के लिए बिगुल, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। तो ओएनजीसी ने एक बड़ा वाला ब्रेकडाउन दिया है। नॉर्मली ये स्टॉक ट्रेडिंग स्टॉक होता नहीं है, लेकिन 140 इसने तोड़ा है। मुझे लगता है ये स्लोली स्टडीली नीचे में जाना चाहिए। ये इसका 133 134 तक के लेवल्स मुझे लगता है शायद 130 भी जाएगा। तो आपको करंटली 139 39.20 के करंट भाव में बेचना है। 140 150 के स्टॉप लॉस से रिस्क सिर्फ 2-2.5 रुपए की होगी ऑन द डाउन साइड। 7 से 8 रुपए के डाउन साइड में देख रहा हूँ। तो यह है आपके लिए ONGC। जैसा वागले से आपने कहा, बहुत रेयरली इस पर आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स आती हैं, बट फिलहाल जिस तरह का ब्रेकडाउन आ रहा है इस पर ट्रेडिंग कॉल वागले साहब की तरफ से 133 के टारगेट्स लो, बड़ी मूव यहां से वागले साहब इस पर गिरते हुए देख रहे हैं। आइए, एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड बाजार का जिस पर हमें करनी है बात। आईपीओ मार्केट भरपूर एक्शन में है। रेट गेन की आज लिस्टिंग भी हुई है। एंकर लॉक-इन्स भी रोज खुल रहे हैं। तो अगले हफ्ते की हम करते हैं तैयारी। एक तो कौन से आईपीओज हैं जिनके एंकर लॉक-इन खत्म होंगे, एंकर बुक की बिकवाली आ सकती है, एटलीस्ट वो ऑप्शन रहेगा। और साथ ही अब से लेकर आने वाले कुछ दिनों तक रोज आप शायद एक लिस्टिंग भी होते हुए देखें। तो दोनों के फैक्टर्स के बारे में एक बार वरुण से जान लेते हैं। वरुण, कैसा एक्शन रहेगा इस स्पेस में? पूरा एक्शन रहेगा, एटलीस्ट इस स्पेस में तो एक्शन है। मतलब बाकी तो है ही नहीं। गिरावट हो रही है, देखने का मन भी नहीं करता। तो 8 कंपनियां हैं जिस पे आपको नजर रखनी है। तीन कंपनियां वो है जिनकी एंकर बुक लॉक इन खत्म होने वाली है, और 5 कंपनियां वो है जो आईपीओ जिनकी लिस्टिंग होने वाली है। एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले उन कंपनियों के बारे में बताता हूं जिनकी एंकर बुक लॉक इन पीरियड जो है वो खत्म होने वाला है। 3 कंपनियां हैं इसमें। सबसे पहले लेटेंट व्यू है। 20 तारीख को माना जा रहा है कि यानी कि सोमवार को इसका जो एंकर लॉक इन पीरियड है वो खत्म होने वाला है। एंकर्स ने इस कंपनी में करीब 267 करोड़ के आसपास लगाए थे। अगला है टारसन्स। यहाँ पे 23 दिसंबर को एंकर लॉक इन जो है वो खत्म होने वाली है। एंकर बुक जो है करीब 306 करोड़ के आसपास की थी। और 27 तारीख को गो फैशन, यानी कि अगले हफ्ते नहीं उसके अगले हफ्ते जो है मंडे को गो फैशन का जो एंकर लॉक इन है वो खत्म होने वाला है। 456 करोड़ के आसपास की जो एंकर बुक है वो भरी थी। यानी कि अगले हफ्ते अगर आप देखेंगे तो करीब 550 करोड़ के आसपास की एंकर बुक जो है वो खुलने वाली है। और उसके नेक्स्ट हफ्ते यानी कि अगले सोमवार को करीब 450 करोड़ के, यानी कि करीब 1000 करोड़ के आसपास की एंकर लॉकिंग जो है वो अब खुलने वाली है। तो इन स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी है। अब जिन स्टॉक्स की लिस्टिंग होगी उसमें 5 कंपनियां हैं। एक तो कंफर्म है सीई इन्फो सिस्टम, यानी कि मैप माई इंडिया। इसका जो लिस्टिंग है 21 दिसंबर को है। आईपीओ करीब 155 गुना भरा था और 1000 करोड़ के आसपास के आईपीओ है। दूसरा माना जा रहा है कि सोमवार को शायद श्रीराम प्रॉपर्टीज की लिस्टिंग हो सकती है। सीई इन्फो सिस्टम के अलावा जो भी डेट्स मैं आपको बता रहा हूं वो टेंटेटिव डेट है, याद रखिएगा। श्रीराम प्रॉपर्टीज माना जा रहा है कि सोमवार को हो सकता है। देखते हैं कि मार्केट खत्म होते होते कुछ ऐलान आता है कि नहीं, लेकिन 600 करोड़ के आसपास का साइज था। 4.6 टाइम्स आईपीओ भरा था। 22 दिसंबर को मेट्रो ब्रांड्स का आईपीओ जो है उसकी लिस्टिंग होने वाली है। 3.6 टाइम्स आईपीओ भरा था। करीब 1360-70 करोड़ के आसपास का आईपीओ था। 23 दिसंबर को मेड प्लस का जो लिस्टिंग है वो होने वाली है। 52.6 टाइम्स ये आईपीओ भरा था। करीब 1400 करोड़ के आसपास का आईपीओ था। और 24 दिसंबर यानी कि फ्राइडे को माना जा रहा है कि डेटा पैटर्न्स की हो सकती है लिस्टिंग।
120 टाइम्स ये आईपीओ जो है वो भरा था और 588 करोड़ के आसपास आईपीओ का साइज था। जो सुप्रिया और एचपी एडिसिव्स है, माना जा रहा है कि वो उसके नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि 28-29 तारीख के आसपास उनकी लिस्टिंग हो, लेकिन अगले हफ्ते ये माना जा रहा है कि 5 कंपनियां हैं, रोज आपको एक लिस्टिंग देखने मिल सकती है। ओके, तो रोज आपको एक लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। ये इंटरेस्टिंग है वरुण, हर दिन कुछ ना कुछ एक्शन, हर दिन कुछ ना कुछ एक्शन तो रहेगा आपके लिए। और 3 एंकर बुक आप कह रहे हैं खुलने, 2 एंकर बुक अगले हफ्ते, एक उसके अगले हफ्ते 27 तारीख को। और टोटल कितनी वैल्यू अनलॉक होगी? टोटल 1000 करोड़ के आसपास की। अगले हफ्ते 550 करोड़ की है और नेक्स्ट हफ्ते जो 450 करोड़ की। ऑप्शन है उनके पास, करें नहीं करें वो अलग बात है। हाँ, दैट्स अ डिफरेंट केस, बट हाँ ये लॉक-इन तो खत्म होगा। लॉक-इन खत्म होगा, प्लस लिस्टिंग होगी तो वहां से भी जो एचएनआई मनी पार्क है वो भी। मार्केट अगर आपको नहीं देखना है, मन नहीं है, तो इन स्टॉक्स को देख लीजिए। बिल्कुल, ये इंटरेस्टिंग खबर लेकर आ रहे हैं वरुण। आशु सर, इसी पर आपकी एक राय लेनी थी। एक व्यू पॉइंट है बाजार का, आई डोंट नो करेक्ट है कि रॉन्ग, कि जिस तरह से एक तो आईपीओ एक्टिविटी रही है, जिस तरह से एंकर बुक में भी थोड़ा मनी पार्क्ड है लॉक इन की वजह से, और एचएनआई मनी पार्क्ड है, ये सारे इश्यूज में ये अब आने वाले कुछ दिनों में फ्री अप होने वाला है, तो इसका वापस रीडिप्लॉयमेंट हम बाजार में आते हुए देख सकते हैं, या फिर जिस तरह से इस समय मूड माहौल है, स्टे अवे की स्ट्रैटेजी बनी रहेगी? ये पैसा कोई ऐसा स्टक नहीं है। ये पैसा मतलब अगर आप कहें सेकेंडरी मार्केट से किसी ने मार्केट में निकाल के प्राइमरी मार्केट में एप्लीकेशन नहीं लगाई है, वो सेपरेट पूल ऑफ फंड्स होते हैं और उसमें 90% आईपीओ में इवन लोगों ने जो आईपीओ फंडिंग कराई है उसमें पैसे बने हैं। तो मतलब एक थ्योरी जो थी कि उसके लॉस करने के लिए यहाँ बेच रहे हैं, मतलब मुझे आई डोंट नो, मतलब मुझे ये मेरे को मैच नहीं कर रहा 2+2। तो ये जो पैसा लग रहा है ये आईपीओ फंडिंग के थ्रू बड़ी एप्लीकेशन लग रही है, और जो रिटेल वाला पैसा है वो वैसे ही लगता था। तो मुझे नहीं लगता कि एंकर इन्वेस्टर है जिसने मार्केट में आके स्टॉक मतलब ये सेकेंडरी मार्केट में लेना था और वो 5, 7, 10, 15 दिन से बिजी है इसलिए मार्केट नीचे आ गई है। दीपांशु, हम अपने वेट से नीचे आ रहे हैं, एफआईज की सेलिंग से नीचे आ रहे हैं। मतलब एफआईज भी, मैं एक बार फिर यूज किया था वर्ड के, पागल नहीं है जो इस तरह से बेच रहे हैं। तो कि मतलब हम उनको बिल्कुल ही नाकार दें और ये कर दें, मतलब दे आर ट्राइंग टू रीड समथिंग विच यू एंड मी आर अनेबल टू। जो अनिल जी ने एक इन्फ्लेशन वाला एंगल बताया, हो सकता है बजट वाला कोई एंगल हो सकता है कोई थर्ड एंगल हो। सो लेट्स नॉट रिडिक्यूल समबडी जो अपना मतलब इतना लॉक स्टॉक एंड बैरल बेचे जा रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी फिगर जो रेयरली देखने को मिलती है। It is not just on a whims of fancy of a 1% or 2%, or just because an IPO money or idhar udhar. So I think there's something more to it, which is not meeting the eye, but you have to be with the trend and you have to be cautious. आपको अपना पैसा बचाना है। हाँ, बाकी सब जो करें वो अलग बात है, आपको अपना पैसा जरूर बचाना है। और इस बाजार में तो जिस तरह से मूड माहौल बना हुआ है, कैपिटल प्रिजर्वेशन ही बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी, जैसा आशु सर इस समय बता रहे थे। इस बीच पीरामल पर भी रखिए नज़र, कुछ खबरें इस कंपनी के लिए भी आती हुई दिख रही हैं। और विश्वेश जी, जरा पीरामल के चार्ट भी पुल अप करिए। इनके एक ग्रुप सीएफओ हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, ये आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है। राजेश लद्धा साहब हैं जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और ग्रुप सीएफओ हैं, इन्होंने इस्तीफा दिया है। 10 फरवरी इनका आखिरी दिन रहेगा, ये इस समय आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है जहाँ तक पीरामल एंटरप्राइजेस का सवाल है। विश्वेश जी, चार्ट पर देखें, अगेन इस पर भी काफ़ी एक्साइटमेंट बना था, अच्छी मूव आई, बट उसके बाद रिवर्सल भी हुआ 2500 पर। पीरामल कैसा लग रहा है सर? रिलेटिव टू मार्केट अगर देखें दीपांशु, तो मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि स्टॉक हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस अराउंड 2400, जो 100 रुपये नीचे है यहाँ से, बट आई थिंक रिलेटिव टू मार्केट उतना बेटर, उतना बुरा नहीं है। तो आई वुड से दैट स्टॉक को रडार में रखना चाहिए। बट इन सब स्टॉक की प्रॉब्लम क्या होती है, वन फाइन डे ऑल ऑफ अ सडन अगर निफ्टी या सर्टन लेवल ब्रेक कर रहा है तो समबडी विल कम विद अ क्वांटिटी एंड जस्ट डंप इट, और वो एक ही दिन में 5-8% टूट जाते हैं और फिर बाद में कहीं नहीं जाते हैं। तो दैट इज समथिंग विच इज़ हैपन्स विद दिस काइंड ऑफ अ स्टॉक। तो मेरे हिसाब से लोअर बेस है 2400 के आसपास, 200 डीएमए जो है वो 2300 के आसपास है, तो वो जो बैंड है वो टेस्ट करे तो वहाँ पे रिव्यू लेना चाहिए दीपांशु। अभी तो फिलहाल मेरे हिसाब से जिस स्पीड से मार्केट टूट रहा है, मुझे लग रहा है 200 डीएमए निफ्टी का 16200 के आसपास है, एंड दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। और बैंक निफ्टी का जो आज क्लोज है, अगला मतलब मुझे लगता है कि मंडे का दिन भी 500-700 पॉइंट नीचे वाला दिन बन सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से हम 200 डीएमए के नीचे क्लोज दे रहे हैं, आई एम स्टार्टेड टू फीलिंग कि शायद ये कंटिन्यूएशन और सीवियर हो सकता है नीचे में। तो बॉटम फिश ना करें, एक्सेप्ट फ्यू आईटी स्टॉक्स, मुझे लगता है देयर इज नो प्लेस राइट नाउ टू हाइड इन द मार्केट्स। बिल्कुल, तो सिवाय आईटी के इस समय बाजार में छुपने की जगह नहीं है, ये आपके लिए राय आती हुई दिख रही है। पीरामल एंटरप्राइजेस पर भी रखनी है नजर। आइए, जय की एक कॉल है तैयार, बिगुल जय का जैकपॉट।
बताएं जय। दीपांशु 500 के स्ट्राइक का चोला फाइनेंस का पुट ऑप्शन खरीदे आप, 10 रुपए के करीब ये ट्रेड कर रहा है, 10 पे ट्रेड कर रहा है। 500 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन चोला फाइनेंस का, इसका टारगेट ऊपर में रहेगा दीपांशु, डबल का दे रहा हूं मैं 20 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 28। 20 और 28 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है। स्टॉप लॉस भी थोड़ा दूर दे रहा हूँ, बट रिस्क रिवॉर्ड काफी बढ़िया है दीपांशु। स्टॉप लॉस रहेगा 4.5 का, सो 10 पे खरीदे, 4.5 का स्टॉप लॉस, 20 एंड 28 ये दो टारगेट्स के लिए 500 के पुट चोला का। क्लियर एक ब्रेकडाउन 200 डेमा से, एंड एक बेरिश हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, इनफैक्ट स्लांटिंग इट टुवर्ड्स द राइट व्हिच इज मोर डेंजरस। सो एक बेरिश हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में से ब्रेक डाउन यहाँ पे देखने मिल रहा है। इंडिकेटर्स दैट ऑल द लेवल्स आर वेरी टू द साइड मोड। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो सीधा बनकर आ रहा है वो 470 का आ रहा है। वो भी अगर हो जाता है टाइम ऑफ एक्सपायरी एंड बिफोर द स्टॉप लॉस, देन इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इटसेल्फ विल बी 30 रुपीज, एंड आई थिंक अगर उसके पहले होता है तो हमारे टारगेट्स और फास्ट आ जाएंगे। सो आई थिंक दैट चोला फाइनेंस में जो हिसाब से ब्रेकडाउन है, BFSI और बैंकिंग फाइनेंशियल्स में तो हम देख ही रहे, काफी वीक रहा है ओवरऑल। हेंस मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज क्वाइट हायर, और आज ही फ्रेश ब्रेकडाउन बिलो 200 डेमा है, व्हिच मेक्स इट मोर बेरिश। तो ये है आपके लिए चोला इन्वेस्टमेंट पर पुट खरीदने की राय। 500 का पुट खरीदें 10 रुपए पर, और डबल से ट्रिपल होने की क्षमता ये आपको रिटर्न्स वाइज दे सकता है। आइए चलते हैं वागले साहब के पास। बिगुल, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। LIC हाउसिंग STBT होगा मेरा 366 का करंट भाव है, 369 का आपका स्टॉप लॉस, 357 358 तक के टारगेट्स मंडे को मिलने चाहिए पहले हाफ में। 357 के टारगेट्स के लिए LIC हाउसिंग पर करें बिकवाली। एक एक करके NBFCs पर अब आपको बिकवाली की राय आती हुई दिख रही है। आइए देखते हैं किरण जी ने क्या किया स्पॉट। बिगुल, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। दीप, IT स्टॉक है और वो बेचने की सलाह है। पिछले लगभग 5 दिनों का ट्रैप है, और पिछले 3 दिन में तो इसमें ऊपर में बाइंग हुई और नीचे में सप्लाई देखने को मिला है। बेचना है B-Soft में बहुत अच्छे बाय कॉल्स आए, पर पिछले 5 दिनों का कंसोलिडेशन का ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि ऑप्शन के जरिए ही कामकाज करना चाहिए। आपको पुट ऑप्शन बाय करना है, वो है 500 का पुट ऑप्शन, जो कि अभी 20 रुपए 50 पैसे के आसपास मिल रहा है। आपका टारगेट मंडे ट्यूसडे के लिए रहेगा 485 से 480, यानी इधर से आपको लगभग 35 to 40 का प्रीमियम देखने को मिलेगा B-Soft में बहुत अच्छी बुल ट्रैप हो चुकी है, तो अनवाइंडिंग की वजह से मुझे लगता है कि इधर से अच्छा खासा 20 रुपए इधर से निकल जाना चाहिए बिरला सॉफ्ट। किरण जी, आपने कई सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट करवा दिए सर। काफी एक्टिव हो रहा था सुबह से काउंटर, और अब सडनली रिवर्सल आ रहा है। कुछ हुआ है सर जो सडन ये रिवर्सल है? चार्ट्स पे क्या दिख रहा है सर? नहीं दीप, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कहां पे ट्रैप हुए ये समझना है। तो अभी जो लॉन्ग पोजीशन है वो पूरे के पूरे ट्रैप हो चुके हैं। मैंने कोई स्टॉप लॉसेस ट्रिगर नहीं किया है, मैं चार्ट रीड करता हूं, और जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, मेरा मानना है कि जो लॉन्ग पोजीशन है वो बिल्कुल ट्रैप हो चुके हैं। और उसके वजह से, और अभी देखने की वजह ये बात है कि 500 के स्ट्राइक प्राइस पे लगभग 3-3.5 लाख के शेयर्स है जो भी अभी अनवाइंड होने हैं। वो अगर चार्ट रीडिंग करते हैं, डेरिवेटिव डेटा का रीडिंग करते हैं, तो 485-480 के टारगेट्स कैजुअली आपको मंडे को देखने को मिल जाने चाहिए B-Soft में। तो 480-485 के टारगेट्स बिरला सॉफ्ट में दिख सकेंगे। किरण जी, एक बार जरा लेवल्स फिर से बता देंगे। 500 का पुट 20 रुपए में लेना है, टारगेट और स्टॉप लॉस सर? स्टॉप लॉस 17 का था, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि आपको 35 to 40 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो 35 से 40 के टारगेट्स के लिए बिरला सॉफ्ट, इस पर आप करके चलें बिकवाली। पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं यहाँ पर, ये राय आ रही है किरण जी की तरफ से। बिकवाली का दबाव इस समय आपको आते हुए दिख रहा है, पर वीकनेस और आपको इसमें दिखेगी। इस बीच एक कैश का स्टॉक है जिसमें थोड़ा एक्शन आया है, इमामी। मैं थोड़ी देर पहले भी इसके बारे में बात कर रहा था, और इस पर एक स्पाइक भी थोड़ी देर पहले आते हुए दिखा था इमामी, और वो स्पाइक होल्ड कर रहा है। सुमित जी, कोई राय इमामी के चार्ट पर? देखिए, थोड़ा सा एक स्पाइक आया है, बट एक बार के लिए मेरे को लगता है कि फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। स्टॉक के अंदर फ्रेश बाइंग बनेगा जब एक बार 550 का लेवल ऊपर में तोड़ेगा। 550 के आसपास में मल्टीपल रेजिस्टेंस है,
ये टूटने के बाद स्टॉक में मोमेंटम बनेगा, फिर 575 से 580 रुपए तक के लेवल इमामी में देखने को मिल सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें, फ्रेश बाइंग 550 के ऊपर, नीचे में जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं वो 530 के आसपास है। 530 के आसपास आप यहाँ पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। पर आइए, कुछ ही मिनट बाकी हैं इस हफ्ते के एंड के लिए और काफी सारे लोग इसका इंतजार भी कर रहे हैं। पर आइए, बैन लिस्ट में क्या बदलाव हो सकते हैं ये एक बार जान लेते हैं बैन से बेनिफिट आशीष के साथ। बदलाव होंगे कुछ? बिल्कुल दीपांशु, बदलाव तो होंगे। फिलहाल दो स्टॉक हैं, एस्कॉट्स और आइडिया। एस्कॉट्स तो अभी 95% पर तो स्टॉक बैन में बना रहेगा, लेकिन वोडाफोन आइडिया ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो रहा है। 80.84 प्रिसाइजली 81% से भी कम हो गई है मार्केट प्राइस पोजीशन लिमिट, लेकिन ये स्टॉक थोड़ा अलग है, थोड़ा रिजिड है। ये ना 80.02% पे भी आके रुक सकता है, तो इस थोड़ा बॉर्डर लाइन पर है। प्रोबेबिलिटी तो बन रही है कि स्टॉक बैन से बाहर आ सकता है, लेकिन क्लोजली वॉच करना होगा। अभी कंफर्म कहना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन जिसकी एंट्री हो रही है वो भी इंटरेस्टिंग है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, एक ही दिन के लिए स्टॉक जो है बैन से बाहर आया था। कल 78.7% के साथ बैन से एग्जिट किया था स्टॉक ने, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो करीब करीब 119% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो पक्का हो गया कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये तो एंट्री करेगा, एस्कॉट्स बैन में बना रहेगा। आइडिया को देखना होगा। वापस आ रहा है बैन में इंडिया बुल्स। आई थिंक अनिल जी ने सुबह जब मैं उन्हें बता रहा था इंडिया बुल्स बाहर है, उन्होंने कहा था टेंशन मत लीजिए, आज शाम को ही वापस आ जाएगा। ये आपके लिए इंटरेस्टिंग मूव है। वागले साहब, इंडिया बुल्स पर राय दें, एक दिन बैन से बाहर आया, 10% टूट गया, वापस बैन में आने की तैयारी में। दीपांशु, लेने का तो सवाल नहीं है, लेकिन ये लेवल पे बेच नहीं सकते। आई थिंक जो होना था वो हो चुका। मैंने 230 का टारगेट आज सुबह ही बोला था, तभी भाव कुछ 247-48 था। मुझे लगता है वो तो आके उसके नीचे भी गया, लेकिन ये मार्केट में लेने का सवाल नहीं है, लेकिन यहाँ पर बेच भी नहीं सकते। बेचना है तो आपको 240-245 ये रेंज में बेचना है। ऑन द डाउन साइड अगेन 230-225 का एक सपोर्ट है, तो 225-250 ये रेंज में ये स्टॉक मूव होना चाहिए। हाँ, अगर 250 के पार निकलेगा तो ही स्ट्रेंथ आएगी। तो ये इंडिया बुल्स 2 दिन में इसके पूरा मूवमेंट ही बदल गया। बंसल जी, शायद पॉसिबिलिटी है वोडाफोन बाहर आ जाए, बॉर्डर पर है, इसे बैन में ही बने रहने दे सर। उस समय ज्यादा अच्छी मूव दिखाता है, बैन से बाहर आने के बाद पता नहीं मूव करे या नहीं वोडाफोन। दीपांशु, देखिए ये तो अपने हाथ में नहीं है कि बैन में रहे, क्योंकि मार्केट में सब चीजें होती हैं, बट वोडाफोन के अंदर स्टॉक अपने सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। 13 रुपए 85 पैसे, 13 रुपीज 85 पैसा एक अहम सपोर्ट है। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग के लिए ले रखा है उनको निकलने की राय होगी वोडाफोन के अंदर। तो ये है आपके लिए वोडाफोन आइडिया, ये भी शायद बैन से बाहर आ सकते हैं, देखते हैं, नजर रखेंगे इस पर। इंडिया बुल्स वापस बैन में आने की तैयारी में है, ये आपके लिए है राय इस समय। इस बीच आशु सर कुछ मार्केट पर टिप्पणी कर रहे थे। आशु सर बताएं। नहीं दीपांशु, मैं ये इंडिया बुल का ही बोल रहा था कि ऑन द कॉन्ट्ररी कि अगर ये बैन में चला जाता है तो अच्छा होगा, मतलब इसमें स्ट्रेंथ आएगी स्टॉक के अंदर। तो मतलब फॉर ए चेंज बैन में जाना अच्छी बात है, क्योंकि वो मतलब एक स्ट्रेंथ आएगी और स्टेबिलिटी आएगी स्टॉक के अंदर। और मुझे लगता है कि आज का लो शायद मतलब मार्केट के साथ टूट जाए तो थोड़ा बहुत टूट जाए, बट आई थिंक इट इज अ गुड थिंग। एंड दीपांशु, मुझे एक चीज पूछनी थी, आज ये दूसरी या तीसरी बार हुआ है कि निफ्टी ने 17,000 ब्रीच किया है, और ये दूसरी या तीसरी बार है कि अनिल जी इज कॉन्स्पिक्युअस बाय हिज एब्सेंस। तो अनिल जी को क्या कुछ पहले हिंट हो जाता है कि आज 17,000 टूटना और उस दिन वो आफ्टरनून में नहीं होते? आई थिंक वेरी मच सर, आई वुड अग्री विद यू। और अनिल सर मंडे को वापस आएंगे तो सबसे पहला सवाल जो है उनसे मैं यही पूछने वाला हूं कि हर बार आपकी ये टाइमिंग कैसे परफेक्ट हो जाती है कि जिस समय निफ्टी 17,000 के नीचे जाने वाला है या फिर आप देख रहे हैं कि बाजार में वीकनेस है, आप अपना सेकंड हाफ। वैसे आपको बता दूं कुछ कॉन्फ्रेंसेस जो चल रही हैं उसी के लिए अनिल जी आज वापस दिल्ली गए हैं, और आज सुबह नोएडा से भी वो शो इसीलिए कर रहे थे। तो थोड़ा वो अलग काम में बिजी, कैसे उसको उसी समय कर लेते हैं जिस समय है। और आशु सर, लोग कहते भी है कि मार्केट में टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप कर रहे हैं, बट ये जो टाइमिंग फैक्टर अनिल जी खेल रहे हैं, इस पर आपको भी उनसे एक बार पूछना चाहिए कि ये टाइमिंग वो कैसे कर लेते हैं। नहीं दीपांशु, मैं ये बोलता हूं कि ये टाइमिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक मैं इसमें एक विशेष टिप्पणी कुणाल जी की चाहूंगा, जो ट्रेडिंग कॉल्स या जो सुबह शाम देते हैं, जो डेली देते हैं, जो वीकली खेलते हैं या जो मंथली एक्सपायरी होती है, ये सारी गेम ही टाइमिंग की है। नहीं तो वंस अपॉन ए टाइम तो दीपांशु आप कुछ भी लिख के डाल दो पर्ची कि ये होगा मार्केट में, वो जरूर होगा। सो आई थिंक गेम इज टाइमिंग।
कि मतलब वो दिवाली है, क्रिसमस है, लोहड़ी है, होली है, या कब तक क्या चीज होगी. सो आई थिंक फॉर ट्रेडिंग, आई थिंक टाइमिंग इज द की. सो आई वुड लाइक कुणाल जी's ओपिनियन ऑन दिस. कुणाल जी की आज टाइमिंग थोड़ी उल्टी हो गई. वो उन्होंने मॉर्निंग सेशन फिर भी थोड़ा एक्टिव था, वो ऑफ ले लिया और सेकंड हाफ में वो हमारे साथ जुड़ गए. कुणाल जी. नहीं, यानी देखिए दीपांशु, जितना सवाल अनिल जी से पूछना है उतना आशु जी से भी पूछना है कि ऐसा कैसे होता है कि जिस दिन बाजार गिरता है आशु जी कहीं से प्रकट हो जाते हैं. तो आशु जी की भी टाइमिंग कमाल की है दीपांशु. ये तो हमेशा की बात है सर. आशु जी शो में नहीं होते तो भी वो कॉल करके हमारे पीसीआर को बोल देते हैं कनेक्ट कर लो. वो टाइमिंग की बात नहीं, वो तो आशु जी की एवर प्रेजेंस है ही इस मार्केट में कि जैसे ही 17,600-500 पे पहुंचता है आशु जी इंश्योर कर देते हैं कि रोज उनकी एक ना एक कॉल आ जाए. आशु जी. नहीं दीपांशु, मेरे डेज फिक्स है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आफ्टरनून, तो मेरा इसमें कोई रोल नहीं है. आई थिंक इन्फ्लुएंस आप ही की जाती है. FIS को F2 कब दबाना है ये मैसेज पहले ही चला जाता है. और आशु जी की प्रेजेंस में देखिए बाजार आज और थोड़ा बिगड़ते हुए दिख रहा है. पर एक डेवलपमेंट है और स्पेशली हमारे दिल्ली के एनालिस्ट ज़्यादा इस पर इंटरेस्टेड रहेंगे. दिल्ली की सरकार की तरफ से फैसला आया है ऑटो कंपनीज के लिए. 10 साल से पुरानी अगर आपकी डीजल गाड़ी है तो फिर आप दिल्ली में रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, और 15 साल से पुरानी है तो फिर उसे फ्रेश एनओसी भी नहीं दिया जाएगा. 10 साल की गाड़ी के लिए अन्य राज्यों के लिए एनओसी देने में दिल्ली सरकार की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बट 15 साल के बाद तो कोई एनओसी भी आपको नहीं मिलेगा. आइए इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स जाने कुशल के साथ. कुशल बताइए क्या है ये फैसला. देखिए, ये फैसला काफ़ी अहम हो जाता है खासकर दिल्ली के जो रेसिडेंट्स हैं उनके लिए. और स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर जो 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियाँ हैं उनको जो है डी रजिस्टर किया जाएगा 1 जनवरी 2022 से. और साथ ही जो पेट्रोल वाली गाड़ियाँ हैं उसमें 15 साल या 15 साल से पुरानी वाली ये गाड़ियाँ जो होती हैं उनको भी ये डी रजिस्ट्रेशन में लाया जाएगा. अब इसमें क्या सिनेरियो है, आप देखिए दिल्ली में करीब 3 लाख से ज़्यादा ऐसे डीजल वाहन हैं जो कि 10 साल से ऊपर हैं और यहाँ पर इनकी डी रजिस्ट्रेशन होती हुई दिखेंगी. इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो 15 साल से पुरानी डीजल गाड़ियाँ हैं उनको तो एनओसी भी नहीं मिलेगा. तो ये डेफिनेटली अगर आप देखें तो जितनी भी ऑटो कंपनियां हैं खासकर जो सीएनजी पर बड़ा फोकस कर रही हैं, या फिर आप देखिए टाटा मोटर्स जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का बड़ा जो है इनका अब पोर्टफोलियो बनता हुआ दिख रहा है, यहां पर काफ़ी अच्छी डिमांड क्रिएट होती हुई दिख सकती है. क्योंकि यहां पर डी रजिस्ट्रेशन होने के बाद डेफिनेटली ये सड़कों पर अप्लाई नहीं कर पाएंगी, तो इससे इनकी जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो सकती है. साथ ही अगर आप देखें तो जो 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियां हैं उनको तो एनओसी नहीं मिलेगा, और इससे बाकी जितनी भी प्लेसेस हैं वहां पर जाके ये अपने को रजिस्टर करवा सकते हैं. और दूसरा ऑल्टरनेटिवली ऐसा भी कहा गया था कि यहाँ पर जो भी इनके डीजल वाहन है उसको अगर कन्वर्ट हो सकता है इलेक्ट्रिक में तो वो उसके बाद उसको आगे बढ़ा सकते हैं. तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर एक अल्टरनेट मैकेनिज्म जो इन्होंने दिया है वो भी डेफिनेटली एक बड़ा पुश जो है खासकर ईवी सेगमेंट को लेकर होता हुआ नजर आएगा. तो ये जो 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, खासकर जो डी रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है उससे जितनी भी ऑटो कंपनियां हैं उनको काफी बड़ा फायदा जो है आगे आने वाले समय में यानी कि 2022 में होता हुआ दिख सकता है. तो ऑटो कंपनीज पर रखनी है नजर, और 1 तारीख से दिल्ली में ये नए नियम लागू हो जाएंगे. चलिए, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, इस पर भी रखनी है नजर. पर आइए 2 क्विक कॉल्स बाजार बंद होने से पहले बिगुल जय का जैकपॉट. बताएं जय. दीपांशु, खरीदना है सिप्ला का 880 का डीप इन द मनी कॉल ऑप्शन 28 रुपए पर मिल रहा है 28 पर. इसको खरीदे. अग्रेसिव टारगेट्स दे रहा हूं दीपांशु. यहाँ पे 44 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, 56 का दूसरा. 44 एंड 56 ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदे. स्टॉप लॉस रहेगा 17 का. स्टॉप लॉस 11 पॉइंट्स का है, विच विल मेक इट अराउंड 7000 के आसपास का रिस्क. एंड ऊपर में रिवॉर्ड जो मैं दे रहा हूँ वो 44 का है दीपांशु फर्स्ट. तो अब दूसरा टारगेट 56 का. तो रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव काफी बढ़िया बन रहा है. वाई सिप्ला? बिकॉज एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन इस मैच देखने मिल रहा है, शॉर्ट्स बिल्डअप होते हुए देखने मिल रहे हैं. 880 के करीब का जो एक सपोर्ट था, मल्टीपल टाइम यहाँ से स्टॉक घुमाया एंड फाइनली आज उसके नीचे ब्रेक डाउन देखने मिल रहा है. एंड दैट क्लियरली शोज कि यहाँ पे जो भी लॉन्ग साइड रहेंगे वो सारे ही ट्रैप हो चुके रहेंगे. एक बड़ा ब्रेकडाउन ट्रिपल टॉप पैटर्न में से देखने मिल रहा है दीपांशु यहाँ पे. और 200 डेमा के नीचे आज सेकेंड डे कन्विंसिंगली क्लोज हुआ है. सो इट्स नॉट ओनली कि पैटर्न ब्रेकडाउन हुआ है, 200 डेमा के नीचे भी कन्विंसिंगली क्लोज हुआ है. डिफेंसिव स्पेस में है, जो मार्केट्स के गिरावट में थोड़ा बहुत बाउंस देखने मिलता है, और आप देखिए ये भी रिवर्स हो चुका है. सो मार्केट्स आर डाउन, डिफेंसिव स्पेस से सिप्ला भी डाउन है.
सो आई थिंक ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर इज वेरी मच डिस्ट्रक्टिव, तो इसका पुट ऑप्शन खरीदते चल सकते हैं। तो ये है आपके लिए पुट ऑप्शन खरीदने की राय, माफ कीजिए कॉल ऑप्शन खरीदने की राय। जहां तक जय कॉल ऑप्शन बोला या पुट ऑप्शन बोला आपने? 880 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन दीपांशु, बेरिश व्यू है। इसको चेंज कर देते हैं, 880 का पुट खरीदना है ना कि कॉल ऑप्शन। इसको चेंज कर दीजिए, 880 का पुट खरीदिए सिप्ला में और गिरावट जय एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आइए वागले साहब भी एक कॉल दे रहे हैं। वागले साहब समय नहीं है, बता दें अपनी कॉल सर। दीपांशु, हमने कल इन्फी खरीदा था, आज मैं विप्रो खरीदने की राय दे रहा हूँ। BTST में लेके जाइए, 673.50 674 का भाव है। मुझे एक 10 से 12 रुपए की मूव मंडे को लगती है। 667 668 का स्टॉप लॉस, 684 का टारगेट। ओके, तो 684 के टारगेट के लिए विप्रो को खरीद कर जाएं। सेंसेक्स की हो रही है रीबैलेंसिंग, मंडे से सेंसेक्स का हिस्सा होगा विप्रो। बजाज ऑटो होने वाला है बाहर, डेज हाई पर बंद हो रहा है विप्रो, डेज लो पर बंद हो रहा है बजाज ऑटो। सिर्फ 5 निफ्टी स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहे हैं। विप्रो ऑफ कोर्स 4.5% की तेजी, हालांकि इसमें थोड़ी इंडेक्स रिलेटेड बाइंग भी है सेंसेक्स रीबैलेंसिंग की वजह से। इन्फोसिस, HCL टेक, पावर ग्रिड और सन फार्मा, बाकी 45 निफ्टी काउंटर्स ऐसे हैं जहां पर आप वीकनेस के साथ क्लोजिंग देखेंगे। इंडसइंड बैंक आज का टॉप लूजर, 5% की गिरावट। टाटा मोटर्स 4.5% टूटा है। HUL में 3.5% की गिरावट। कोटक बैंक, टाइटन, HDFC लिमिटेड, SBI, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2% फिसलता हुआ। साथ ही M&M, ITC, टाटा कंज्यूमर, मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, ICICI बैंक, बजाज ऑटो, HDFC बैंक और L&T कुछ दिग्गज स्टॉक्स जहां पर आपने वीकनेस बनती हुई देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आइए और यहां पर भी सिर्फ और सिर्फ IT से ही आपको सहारा मिला है। परसिस्टेंट सिस्टम्स, L&T इन्फोटेक, एम्फसिस, यहां पर थोड़ी खरीदारी। सन फार्मा, ट्रेंट और कोफॉर्ज, सिर्फ यही काउंटर्स थे जो पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हुए। तो सिर्फ 10 वायदा कारोबार के काउंटर्स थे जो पॉजिटिव टेरिटरी में थे, बाकी सारे वायदा कारोबार के काउंटर्स में बड़े ब्रेकडाउन है। इंडिया बुल्स हाउसिंग वापस बैन में आएगा, आज 8% नीचे। BHEL, स्ट्राइड्स, कैनफिन होम्स, जी एंटरटेनमेंट, चोला इन्वेस्टमेंट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, मदरसन सुमी, कैनरा बैंक, इंडस टावर्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स, महिंद्रा फाइनेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा और साथ ही RBL बैंक, इस पर भी बड़ी 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 गिरावट आपने बाजार में आती हुई देखी है। 17,000 के नीचे आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग फिगर आते हुए दिख रहा है। 35,700 के नीचे प्रोविजनल क्लोजिंग फिगर आपको बैंक निफ्टी का आते हुए दिखा है। तो बड़ी गिरावट इस समय बाजार में। फाइनल रेट्स का करेंगे इंतजार, एक बार रेट्स होने देते हैं सेटल। और एक क्लोजिंग कमेंट भी मैं लेना चाहूंगा जय की तरफ से। जय, इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज कोई भी पुल बैक नहीं आया। हल्का मे बी 30-50 पॉइंट्स का पुल बैक आया हो, बट हर पुल बैक में हम गिरे हैं। और 17,000 के नीचे की क्लोजिंग जो लगभग वहीं पर आती हुई दिख रही है, उसकी कितनी अहमियत है अगले हफ्ते के लिए जय? बिल्कुल दीपांशु, मैं तो कहूंगा कि देखिए क्लोजिंग तो लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि करीब करीब आपको और 10 पॉइंट नीचे की आनी चाहिए, नियर टू अराउंड 16,985 के आसपास की। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से 17,000 के नीचे क्लोज दिया है, दैट क्लियरली शोज के मार्केट में कितना प्रेशर है। एंड एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, बाउंस जो भी आ रहे थे फिजल आउट हो रहे थे। तो ओवरऑल मार्केट में आप IT को छोड़कर अगर आप देखें तो बहुत ही ज्यादा वीकनेस थी। इनफैक्ट थैंक्स टू IT, जो हमने कल भी रिकमेंड किया था, वागले जी ने भी किया था, मैंने भी इन्फोसिस दिया था। एंड IT स्टॉक्स हेल्प्ड निफ्टी टू एटलीस्ट क्लोज समवेयर अराउंड 17,000। अदरवाइज जो 16,900 16,800 के लेवल्स थे दीप, वो आज ही आ जाते हैं। बट आई थिंक दैट ओवरऑल बैंकिंग फाइनेंशियल्स में भी जो हिसाब से वीकनेस है, एंड एग्री टू विश्वेश के जो हिसाब से 200 डेमा DMA को ब्रेक किया है, बट 200 डेमा के आसपास क्लोज हुआ है। आई थिंक अगर मंडे को 200 डेमा के आसपास नीचे भी ओपन हो जाता है, देन इट वुड फर्दर एड ऑन प्रेशर। तो निफ्टी 16,770 का आसपास का जो लो है गोइंग फॉरवर्ड दी, वो ब्रेक होगा, यही मूव में उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो और वीकनेस आपको आती हुई दिख सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इस समय। फाइनल क्लोजिंग फिगर्स भी आपके लिए 16,985, जैसा कि जय कह रहे थे, 10 और पॉइंट निकल सकता है। 35,600 पर निफ्टी बैंक क्लोज होते हुए और 57,000 पर बैंक पर सेंसेक्स क्लोज होते हैं। तो 950 पॉइंट्स निफ्टी बैंक, 900 पॉइंट सेंसेक्स और 250 से ज्यादा अंकों की गिरावट आपने निफ्टी पर आती हुई देखी है। काफी कमजोर दिन रहा है ये। अच्छी बात, एटलीस्ट आज का ट्रेडिंग सेशन हुआ है खत्म और 2 दिन का वीकेंड हमारे सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे एक्सपर्ट्स का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशु सर आपका, कुणाल जी आपका भी सेकंड हाफ में हमारे साथ जुड़े, बंसल जी आपका, सुमित जी, वागले साहब, किरण जी, जय एंड ऑफ कोर्स विश्वेश जी आपका भी। एंजॉय करें अपना वीकेंड। ऑफ कोर्स अगले हफ्ते फिर से आपसे करेंगे मुलाकात और देखेंगे आगे की चाल बाजार किस तरह की लेता है।